द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 111 घूमे। समूह हॉक द्वारा खोजे गए अगले संभावित स्थान की ओर बढ़ गया, जो दलदली नदी के किनारे पर था। नदी खुद उथली और धीमी गति से बह रही थी, लेकिन दलदल पार करने के लिए एक सुखद जगह की तरह नहीं दिख रहा था, और यह कम से कम कुछ राक्षसों का घर होगा। हॉक, पार करने के लिए बेहतर स्थान पर जाने के लिए कितनी दूर जाना है? हॉक द्वारा मार्ग का विवरण दिए जाने पर काल ने पूछा। दूर, लेकिन वहाँ एक और अच्छी चीज़ है। यह आगे है, लेकिन आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और फिर यहाँ आ सकते हैं। हॉक ने सुझाव दिया। ठीक है, रास्ता दिखाओ। सभी के लिए अच्छी और बुरी खबर। वह दलदल पार करने के लिए मज़ेदार नहीं लग रहा है, लेकिन हॉक ने एक और जगह ढूंढ ली है। ये काफ़ी लंबा चक्कर होगा, और फिर हम यहाँ जो मिला है उसके लिए वापस आएंगे। क्या आपकी सूची में कोई अन्य संसाधन थे जिनकी आपको बिल्कुल आवश्यकता है? हम उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं। काल ने समूह को घोषणा की। योद्धाओं ने अपना सिर हिलाया। काय हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी। दाना मुस्कुराए और उसने पवित्र पत्थर को छुआ जिसे उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक चेन पर ताबीज में रखा था। जादूगरों को यहाँ आने से कहीं बेहतर कुछ मिला है। पवित्र पत्थर मूल संसाधनों की जगह ले सकता है। बहुत बढ़िया। मैंने देखा कि यह अगला पड़ाव ट्रेन की पटरियों के पास है, इसलिए हम इसे उठा सकते हैं और फिर अकादमी लौट सकते हैं। जब हम फिर से बाहर जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं तो ज़्यादा आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परिणाम अच्छे रहे तो उन्हें उसी क्षेत्र में हमारी दूसरी यात्रा को मंजूरी देनी चाहिए, और यह इतना दूर है कि हमें मंजूरी मिलने से पहले यहाँ से बहुत से लोग यात्रा नहीं करेंगे। काल ने सुझाव दिया। लेकिन अगली बार हम सभी अतिरिक्त लूट के लिए बड़ी बोरियां लाएंगे। मैं पहले से ही अपने कोट या अपने बैकपैक के लिए रेन कवर का उपयोग करने पर विचार कर रहा हूं ताकि अधिक भंडारण हो सके। योद्धाओं में से एक ने सहमति जताई। जादूगर थोड़े ज़्यादा आरक्षित थे। उनके पास अलौकिक शक्ति नहीं थी। भले ही वे ज़्यादा सामान ले जाना चाहते हों, लेकिन उनके बैग भारी थे। हालांकि उचित नेताओं वाले समूह के रूप में वापस आते ही एक और यात्रा के लिए आवेदन करने की संभावना आकर्षक थी। काल और दाना की सूची में होने के कारण उन्हें अगले कुछ हफ्तों में दूसरे मिशन के लिए जाने की मंजूरी मिल सकती है, ताकि वे वह हासिल कर सकें जो वे इस यात्रा में नहीं कर पाए, और इससे उन्हें उन छात्रों पर बहुत फ़ायदा होगा जो अभी भी फील्ड भ्रमण पर जाने का मौका पाने का इंतजार कर रहे थे। कॉमन रैंक एलीट के रूप में मिशन की व्यवस्था करने का ये सबसे कठिन हिस्सा था। आपको एक अनुरक्षक की ज़रूरत थी, और अनुरक्षकों के पास करने के लिए बेहतर काम थे। ज़्यादातर जागृत रैंक के छात्र ज़्यादा खतरनाक मिशनों पर उनका नेतृत्व करने के लिए आरोही रैंक के छात्रों की तलाश करेंगे, जबकि आरोही रैंक के छात्र अपने स्वयं के प्रशिक्षण अभ्यासों पर शिक्षकों के साथ जाने के लिए याचिका दायर करेंगे। भले ही वह विफल हो जाए, जागृत रैंक और उच्चतर छात्रों के पूरे मिशन एक विकल्प थे, इसलिए कॉमन रैंक के छात्रों के लिए नेता पाने की संभावना भ्रमण पर जाने के इच्छुक छात्रों की संख्या से बहुत कम थी। सबसे आम कारण जो कोई भी सहमत होगा वह यह है कि वे क्षेत्र में कुछ चाहते थे और एक मजबूत समूह की प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते थे। परोपकारिता या नए छात्रों के प्रति लगाव के कारण नहीं। इससे सभी जूनियर छात्र अच्छे मूड में रहने वाले सीनियर को खोजने के लिए संघर्ष करते रहे, या जिन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ों के पास कुछ चाहिए था। कभी कभी ओवरलैप होता था, क्योंकि कुछ संसाधन लगभग सभी के लिए उपयोगी होते थे, लेकिन अकादमी की पूरी आबादी में ये काफ़ी असामान्य था। काल अगले स्थान की ओर एक जानवर के निशान का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा, जहां हॉक ऊपर उड़ रहा था, खतरों की तलाश कर रहा था। मुझे कुछ छोटे जीव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूहे नहीं। अभी तक कुछ भी बड़ा और शक्तिशाली नहीं, उसने काल को सूचित किया। सुरंगों में छिपी हुई छोटी चीज़ों का एक समूह और नहीं होगा, है न? काल ने पृथ्वी के चूहों और उनके छिपने की रणनीति के बारे में सोचते हुए पूछा। नहीं, ये पेड़ जैसी छोटी चीज़ें हैं। रोएदार, थोड़े रोएदार, हॉक ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके पास उनके लिए कोई नाम नहीं था। कुछ चीज़ें, जैसे कि पृथ्वी के चूहे, उसकी आनुवंशिक स्मृति सहज रूप से जानती थी, लेकिन ये अपरिचित थे, और जबकि वे एक ही आकार के थे, वे निश्चित रूप से चूहे नहीं थे। अब सावधान रहें, पेड़ों में राक्षस हैं, छोटे वाले, संभवतः गिलहरी। काल ने दूसरों को चेतावनी दी। आमतौर पर गिलहरियों के जादू के उन्नत संस्करण पृथ्वी के चूहों की तरह होते थे, और किसी के लिए वास्तविक खतरा नहीं थे, क्योंकि वे इतने शत्रुतापूर्ण नहीं थे। लेकिन वे शहरों के पास के थे, जो मनुष्यों के आदि थे। ये, जिन्होंने पीढ़ियों से किसी इंसान को नहीं देखा होगा, एक अलग कहानी हो सकती है। आम ग्रे ब्लैक बिल्ली की तरह, जिसे एक महान घरेलू पालतू जानवर के रूप में जाना जाता था, लेकिन जंगली संस्करण घातक थे। वे उस स्थान पर पहुंचे जिसकी ओर हॉक इशारा कर रहा था, और काल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यहाँ एक स्मृति फल का पेड़ था, जो पकने वाले फलों से लदा हुआ था और तोड़ने के लिए तैयार था। सभी को अच्छी खबर है, ये स्मृति फल का पेड़ है। मैंने इसे पहले भी देखा है। आप इन्हें अपने जीवन में केवल कुछ बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद ही ये अपनी प्रभावशीलता खोना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आपको थोड़े समय के लिए जो कुछ भी आप जानते हैं
उसे पूरी तरह से याद रखने की अनुमति देते हैं। जहां तक मुझे याद है, आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सुखा सकते हैं, लेकिन इन्हें 6 महीने से 1 साल के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, भले ही इन्हें सुखाकर स्टोर किया गया हो। उसने समूह को सूचित किया। इसका क्या उपयोग होगा? मेरा मतलब है, क्या ये आपको सिर्फ चीज़ें याद रखने देते हैं, आप जानते हैं? योद्धाओं में से एक ने पूछा। समूह के ड्यूड ने मुस्कुराते हुए उसके सिर के पीछे थपथपाया। बेवकूफ़, हाँ, वे उन सभी चीज़ों की यादें वापस लाते हैं जो आपने सीखी थीं और फिर भूल गए। क्या आप जानते हैं कि साल के अंत में लिखित परीक्षाओं के लिए ये चीज़ें कितनी मूल्यवान होंगी? हम पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं को आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन साल का अंत शारीरिक और लिखित दोनों तरह से होता है। अगर आपको दूसरे साल में अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको दोनों में ही अव्वल आना होगा। और अगर आपके पास इनमें से कोई एक फल है जिसे सुखाकर रख दिया गया है, तो आपको परीक्षा से 1 हफ्ते पहले बस पढ़ाई करनी होगी और फिर उस फल को खाना होगा और आप लिखित भाग में अव्वल आ जाएंगे। बाकी छात्र श्रद्धा और भय के बीच कहीं नजर आए। वह पौधा निश्चित रूप से परीक्षाओं में धोखा दे रहा था, एक प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा, लेकिन यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए उन्होंने एलीट का परीक्षण किया था। वास्तव में, आपको चुपचाप ऐसी चीज़ें लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जो आपको प्रदर्शन करने और बढ़ने में मदद करती थीं। याकाल और क्यूरेटेड प्रशिक्षण पथ पर अन्य छात्रों के मामले में चुपचाप नहीं। इससे अन्य छात्रों को भी आश्चर्य हुआ कि क्या इस फल के टुकड़ों के लिए कोई गुप्त वितरण प्रणाली थी, ताकि उन छात्रों की मदद की जा सके जिन्हें कक्षा में शीर्ष के रूप में चुना गया था। काल और दाना पहले वर्ष में पहले स्थान पर थे और उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वे इसे वैसे भी लेने जा रहे थे। यह अन्य छात्रों को जीवन के अन्याय पर रोने के लिए लगभग पर्याप्त था। सभी अच्छी चीज़ें पहले से ही भाग्यशाली लोगों को दे दी गईं, लेकिन आज उन्हें उस अच्छे भाग्य का लाभ उठाने और अपने लिए कुछ असाधारण पाने का मौका मिला। एक टुकड़ा, क्योंकि 13 फल हैं। हम आखिरी फल यहाँ किसी भी भाग्यशाली व्यक्ति के लिए छोड़ देंगे जो हमारे पीछे आ जाएगा, काल ने निर्देश दिया। पादरी लड़की हंसी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, बस जंगल में चलते हुए और यह पाते हुए, इस पर एक आखिरी अकेला फल आपका इंतजार कर रहा है। यह एक चमत्कार जैसा लगेगा और वे कभी नहीं जान पाएंगे कि हम यहाँ थे और बाकी सब ले गए। लेकिन एक तरह से यह एक चमत्कार है ना? क्या कोई और उन सभी को नहीं ले लेता और आखिरी फल को बेच नहीं देता? जादूगरों में से एक ने हंसते हुए पेड़ से एक फल तोड़ा। अध्याय 112 ट्रैक पर। जब सभी ने अपनी लूट को अपने बैग की कई जेबों में से किसी एक में सुरक्षित रूप से रख लिया, तो काल ने हॉक को उन्हें ट्रेन की पटरियों पर वापस जाने के लिए एक अच्छा रास्ता खोजने का आदेश दिया। उनके आगे एक लंबी यात्रा थी, क्योंकि वे ट्रैक से बहुत दूर चले गए थे, लेकिन वे संभवतः अंधेरा होने से पहले ट्रैक पर पहुंच सकते थे, जिसका मतलब था कि वे सुबह ट्रेन पकड़ सकते थे। कम से कम काल को उम्मीद थी कि सुबह दूसरी तरफ से कोई ट्रेन आएगी। उसे नहीं पता था कि वह ट्रैक कितना व्यस्त था, लेकिन यह वह रास्ता होना चाहिए जिससे अकादमी के लिए दैनिक आपूर्ति की जाती थी। वह गलत दिशा में जा रहा था, लेकिन सबसे खराब स्थिति में वे इसे अगले शहर में ले जा सकते थे और फिर वापस जाने के लिए स्विच कर सकते थे। उनके पास अभी भी राशन बचा हुआ था, इसलिए काल को सही ट्रेन का इंतजार करने के लिए एक अतिरिक्त दिन रुकने की चिंता नहीं थी, लेकिन सभ्यता में वापस जाना और उचित स्नान करना अच्छा होगा। शायद उनके पास अच्छा प्यूमिस साबुन होगा। यह अकादमी में उपलब्ध सामान की तरह अच्छी गंध नहीं देता था, और सामान्य रूप से उसे वहां इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जंगल में कुछ दिनों के बाद उसे लगा कि उसे एक अच्छा स्क्रब और एक कप गाढ़ी काली माइना कॉफ़ी की आवश्यकता है। वह गिलहरी जैसे जानवरों को राख के पेड़ों के घने समूह के बीच से चलते हुए देख सकता था, बस शाखाओं में अपने बसेरे से समूह को चुपचाप देख रहा था और मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करने से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ने उसे बताया कि यहाँ और भी कुछ है, कुछ ऐसा जो हॉक आकाश से नहीं देख सकता था। जंगल में बस ऐसा ही एहसास था जैसे उसे देखा जा रहा हो, और राय सहमत थी, हालांकि उसे भी इसका स्रोत नहीं मिला था। अन्य लोग अनजान लग रहे थे, इसलिए यह कोई ऐसा प्राणी हो सकता है जिसका ध्यान सीधे काल पर हो, लेकिन यह उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां हो सकती हैं जो उसे खतरे की अग्रिम चेतावनी दे रही हों। जानवर हमेशा यह नहीं समझा सकते थे कि उन्हें कैसे पता चला कि कोई खतरा है। उन्होंने बस इसे महसूस किया, और अब काल ने भी महसूस किया। फिर मेमोरी फ्रूट ट्री से 1 किलोमीटर दूर उसे पहले संकेत मिले कि वहां कुछ इतना बड़ा था जो उन्हें खतरे में डाल सकता था। उसके सिर से 1 मीटर ऊपर एक पेड़ के तने पर पंजे के निशान थे। जो कुछ भी पंजे के निशान छोड़ सकता था, वह बुरी खबर थी, भले ही वह उड़ने वाली कोई चीज़ हो। काल ने कहा होगा, खासकर अगर वह कुछ ऐसा था जो उड़ सकता था, लेकिन उनके पास उड़ने वाले शिकारियों की मदद करने के लिए हॉक था। उसे दूसरों को हमला किए जाने की संभावना के बारे में चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं थी। पंजे के निशान चेतावनी के लिए पर्याप्त थे, और उनकी प्रगति और भी धीमी हो गई क्योंकि समूह ने रक्षात्मक गठन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की ताकि वे घात लगाकर हमला न करें। लेकिन उन निशानों का कोई संकेत नहीं था।
कम से कम अगले 20 मिनट तक नहीं, इससे पहले कि वे उन्हें और भी अधिक देखें, और कुछ गिरे हुए पेड़ जो दो विशाल जीवों के बीच संघर्ष की बात करते थे जो संभवतः जागृत रैन या उससे ऊपर थे। ऐसा लगता है कि क्षेत्र की खुफिया जानकारी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर गई। हो सकता है कि वे बस वहां से गुजर रहे हों, लेकिन ज्यादातर कॉमन ग्रांडे मॉन्स्टर मेरे धड़ के आकार के राख के पेड़ को नहीं गिरा सकते। काल ने विनाश के दौरान टिप्पणी की। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, योद्धाओं में से एक ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। काल के विपरीत, वह कॉमन ग्रेड पर था और वह भी उस तरह के पेड़ को नहीं गिरा सकता था। कम से कम स्लैश को कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल किए बिना तो नहीं। जमीन पर जो पेड़ वे देख रहे थे वे एक ही क्रूर प्रभाव से गिर गए थे। कोई ऐसी चीज जो या तो बहुत बड़ी थी या बहुत तेज गति से चल रही थी, उसने पेड़ को टक्कर मार दी और उसे तोड़ दिया। फिर जमीन के टुकड़े उखड़ गए और लड़ाई के और निशान, जिनमें जलने के निशान शामिल थे जो किसी क्षमता से होने चाहिए थे, और ऊपर की शाखाओं पर कुछ बेतरतीब कट के निशान। आखिर यहाँ क्या हुआ? दाना ने बड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा, सहज रूप से अपने गोलेम को अपने करीब खींचते हुए। अन्य जादूगरों में से एक ने क्षेत्र को स्कैन करने के लिए आगे बढ़ा, टूटे हुए स्टंप को छुआ और चलते समय कटों की ओर इशारा किया। मेरा अनुमान है कि यह एक अभिजात वर्ग की लड़ाई थी। ये ताज़ा नहीं है। टूटे हुए पेड़ के तने में उगने वाली काई का वह टुकड़ा देखें। ये कम से कम 1 या 2 सप्ताह पुराना है। पेड़ पर कटों से पता चलता है कि यह एक योद्धा प्रकार का वर्ग था, और टूटे हुए पेड़ बताते हैं कि वे जो भी लड़ रहे थे वह मानव आकार से काफ़ी बड़ा था। इसलिए उन्होंने अकादमी को संसाधनों के लिए कम जोखिम वाले एकत्रण क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट करने से पहले इस क्षेत्र को वास्तविक खतरों से मुक्त कर दिया होगा। उसने सुझाव दिया। योद्धाओं में से एक ने उसके दृढ़ संकल्प पर अपनी आंखें घुमाईं। और तुमने ये सब किस बात से निर्धारित किया? क्षेत्र के चारों ओर थोड़ा नाचकर उसने अपना सिर हिलाया। यहाँ आओ और अपनी तलवार निकालो। हमारे पास वास्तव में कोई भी इतना बड़ा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो यहाँ लड़ रहा था, जो हवा में 3 मीटर तक पंजे के निशान छोड़ सकता था, लेकिन मेरे नेतृत्व का पालन कर सकता था। उसने उसे जहाँ चाहा वहाँ रखा, फिर एक लड़ाई के दृश्य की पहली कुछ चालों को फिर से शुरू किया, चलते समय पेड़ों पर निशानों की ओर इशारा करते हुए रुकी। फिर उसे पीछे धकेल दिया गया और शाखाओं में वे टुकड़े हैं। मेरा अनुमान है कि उसे गिरा दिया गया था और जानवर पर ऊपर की ओर हमला किया गया था। ये वही फटी हुई धरती से मेल खाता है। फिर कुछ और हमले हुए और उसने जानवर को उस पेड़ पर उड़ा दिया। उसने समझाया। जब कोई जासूसी नाटक का शौकीन कहता है कि वह अपराध स्थल को फिर से बना सकता है, तो उसे कभी कम मत समझो। दूसरे जादूगरों में से एक ने हंसते हुए कहा। काल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वह सही है। यह मेल खाता है, और अगर थोर बड़ा होता तो मुझे लगता है कि हम देख सकते थे कि यह कितना करीब होगा। हालांकि प्राणी संभवतः द्विपाद तरीके से लड़ रहा था, एक भालू या कुछ ऐसा ही। हाँ, मुझे यह न जानकर खुशी हुई। जिस योद्धा ने ये नाटक किया उसने टिप्पणी की। ठीक है, कम से कम अब आपको पता है कि क्या देखना है। हम रेल की पटरियों के आधे रास्ते पर हैं, इसलिए बस चलते रहें और सतर्क रहें। एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम आराम कर सकते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार कर सकते हैं। काल ने उसे याद दिलाया। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। योद्धा सहमत हो गया क्योंकि वह फिर से लाइन में लग गया और सभी फिर से चलने के लिए तैयार हो गए। अब वे मुश्किल से ही आगे बढ़ पा रहे थे क्योंकि हर कोई बहुत घबराया हुआ था, लेकिन काल और दाना उन्हें आगे बढ़ाते रहे, उन्हें जंगल में हर आवाज़ के लिए रुकने से रोकते रहे। अगर पेड़ों को तोड़ने वाली किसी भी चीज़ के आकार की कोई चीज़ होती तो हॉक उसे देख लेता, और वह केवल पेड़ के बंदरों और अन्य छोटे यादृच्छिक जीवों के बारे में मज़ेदार तथ्य बता रहा था जो उसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे पटरियों के करीब पहुंचते गए, देखा जा रहा अजीब सा एहसास बढ़ता गया, जिससे काल और भी घबरा गया। हालांकि जंगल अन्यथा शांत लग रहा था। उस भयानक एहसास का कारण तब स्पष्ट हुआ जब हॉक ने आखिरकार रेलमार्ग तक पहुंचने के लिए अपनी खोज को काफ़ी आगे बढ़ाया। यहाँ लोग हैं, बहुत सारे सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग। वे किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, और वे बस धातु की सड़क के चारों ओर खड़े हैं। यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन वे बचाव दल हो सकते हैं जो उच्च पुजारी के लिए आए थे। उनकी सीमा से बाहर रहो, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें देखा है तो जानवरों वाली जगह पर वापस लौट जाओ। वे शायद बीटल या इलाके में किसी और राक्षस की तलाश कर रहे हों। मैं थोर को भी वापस बुला लूंगा, काल ने जवाब दिया। मैं वापस आ रहा हूँ। वे मुझे यहाँ ऊपर ज़रूर देख सकते हैं, बस वे मुझ तक नहीं पहुँच सकते। अध्याय 113। वे अकेले नहीं थे। काल ने रेल की पटरियों पर लोगों की हॉक की यादों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट छवि नहीं बना सका। उनका संचार कल्पना से ज़्यादा मौखिक था, और हॉक ने उन्हें विभिन्न प्रकार के सफ़ेद कपड़ों में होने के रूप में वर्णित किया था। यह पादरी जैसा लग रहा था, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सका। ठीक है सभी, आगे पादरी समूह वास्तव में पादरी हो भी सकता है और नहीं भी, और वे यहाँ बुरे इरादों से आए हो सकते हैं।
हॉक को उनसे अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए हमें उनके पास जाने में सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वे रेल मार्ग पर हैं, इसलिए जब तक हम एक बड़ा चक्कर नहीं लगाते और पेड़ों में नहीं रुकते, वे हमें इंतजार करते हुए देख लेंगे। काल ने समूह को सूचित किया। उनके पास हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। पादरी लड़के ने उन्हें याद दिलाया। योद्धा लड़कों में से एक ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हारा मतलब है लापता उच्च पुजारी के अलावा? मुझे पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है और यहाँ मौजूद हर कोई भी यही जानता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे प्रशिक्षु अभिजात वर्ग के एक समूह की बात सुनेंगे जब उनका अपना कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में लापता है? मेरे शहर में रहने के दौरान एक उच्च पुजारी की गाड़ी लूट ली गई थी और चच किसी से भी खुश नहीं था। इस तरह से कहें तो समूह के साथ पहली बातचीत को ध्यान से करना सबसे अच्छा होगा। हर कोई काल की ओर मुड़ा और दाना ने उसे देखकर मुस्कुराया। अच्छा, शुभकामनाएं टीम लीडर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप पहली बार में अच्छा प्रभाव डालेंगे, उसने घोषणा की। ठीक है, मैं उनसे बात करने जाऊंगा। बाकी सभी मेरे लौटने का इंतजार करें। काल ने आह भरी। काल ने पेड़ों की कतार तक आखिरी कुछ 100 मीटर पैदल चले और फिर खुले में रेल की पटरियों तक आखिरी आधा किलोमीटर की दूरी तय की, जहां पादरी की वर्दी में लगभग 50 लोग इकट्ठे थे। काल को 2 उच्च पुजारी दिखाई दे रहे थे और 4 युवा लड़के जो उन 2 छात्रों की उम्र के थे जिन्हें उन्होंने बचाया था, साथ ही 50 पादरी गार्ड भी थे। उम्मीद है कि यह सेमिनरी अकादमी का समूह था जो संसाधन इकट्ठा करने के लिए बाहर गया था। गार्ड के सबसे करीबी ने मौन अभिवादन में अपनी मुट्ठी उठाई, जिसे काल ने चलते समय वापस कर दिया। अगर उसे सही याद है तो ऐसा गार्ड और सैनिकों द्वारा किया जाता था ताकि उनकी आवाज़ राक्षसों या दुश्मन को आकर्षित न करे। एक बार जब वह करीब आ गया तो गार्ड ने बोलना शुरू कर दिया। आप कौन हो सकते हैं यहाँ जंगल में अकेले? मध्यम आयु वर्ग के गार्ड ने पूछा। अकेले नहीं, बस सतर्क। मुझे लगता है कि आप सेमिनरी अकादमी के साथ हैं, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए, काल ने जवाब दिया। गार्ड ने सिर हिलाया और उसकी निगाहें उत्सुक हो गईं। आप लापता टीम से मिले या आपको ये पता नहीं होता? क्या वे ठीक हैं? आपने उन्हें आखिरी बार कहाँ देखा था? उनके अनुरक्षक को एक आरोही रैंक के विशालकाय भरिंग ने मार दिया है, लेकिन मैं छात्रों को सुरक्षा के लिए अपने मिशन पर साथ लाया था। हमें एक पवित्र अवशेष मिला और जब हमारी टीम में से एक ने क्रिस्टल को छुआ तो हमें एक विश्व ड्रैगन परीक्षण उदाहरण में खींच लिया गया, जैसा कि उस स्थान के संरक्षक कहते थे। काल ने समझाया, महत्वपूर्ण भाग को समझने के लिए अधिकांश विवरण को छोड़ दिया। एक परीक्षण उदाहरण, ये कैसा दिखता था? 2 मौलवियों में से करीबी ने उत्सुकता से पूछा। बीच में एक विशाल स्वर्ण पिरामिड मंदिर के साथ एक वन क्षेत्र। चारों तरफ सीढ़ियां थीं जो आपकी ताकत, जादू, इच्छाशक्ति और भाग्य का परीक्षण करती थीं। हम 4 दिनों तक वहां रहे जब तक कि उसने हमें बाहर नहीं निकाल दिया, लेकिन मैंने संरक्षक गोलेम से मुझे ये बताने के लिए कहा कि यह विश्व ड्रैगन की इच्छा पर खुलता है, इसलिए ये टूटा हुआ या कुछ भी नहीं है, बस प्रतीक्षा कर रहा है। काल ने समझाया। इससे पहले कि आप दोनों अलग हो जाएं, छात्र कहाँ हैं? गार्ड ने पूछा। और क्या आपको उच्च पुजारी का शव मिला? दूसरे पादरी ने पूछा। मुझे शरीर मिला जिसे बीटल ने आंशिक रूप से खा लिया था। मैं इसे अपने पास रखता हूं ताकि इसे उचित तरीके से दफनाया जा सके। छात्र मेरे समूह के बाकी सदस्यों के साथ हैं, मैं उन्हें लेने जा सकता हूं, काल ने उत्तर दिया। इतना सतर्क क्यों? दूसरे पादरी ने पूछा। अशिष्ट न लगूं, लेकिन हमें यहाँ जंगल में हर चीज़ से सावधान रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप वास्तव में चच से हैं, सिर्फ इस तथ्य से कि आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। मैं अपनी टीम को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, काल ने शांति से उत्तर दिया। समझ में आता है, लेकिन आपका बैच कहता है कि आप अभी भी एक जागृत रैंक के छात्र हैं, क्या इससे आपको जोखिम नहीं होगा? पहले पादरी ने पूछा। सभी से बेहतर एक, मैं टीम लीडर हूँ, उन्हें सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है, काल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। पहरेदारों ने एक अच्छे नेता की सराहना में सिर हिलाया, हालांकि उनका रवैया थोड़ा अपमानजनक लग रहा था कि वह सोचता था कि वह उन सभी को एक साथ पकड़ सकता है, भले ही यह भागने के लिए पर्याप्त समय हो। भले ही वह एक जागृत अभिजात वर्ग था, वह एक था और वे पादरी से पवित्र जादू के साथ 50 थे। वास्तव में काल सिर्फ अपने शरीर और बिजली की ढाल पर भरोसा कर रहा था कि अगर चीजें गलत हो गईं तो वह बच निकलेगा। अगर आप कृपया अपनी टीम के बाकी सदस्यों को लेने जाएंगे तो अगले 2 घंटों में यहाँ एक ट्रेन आनी चाहिए। हम वापस लौटने वाले थे और एक खोज दल को बुलाएंगे, लेकिन अगर वे आपके साथ हैं तो हम सभी घर लौट सकते हैं। 2 पुराने पादरी में से करीबी ने सुझाव दिया। बेशक, मैं उन्हें लेने जाऊंगा और मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। काल दूर जाने के लिए मुड़ा और उसने महसूस किया कि थोर और हॉक दोनों अपने स्थानों पर हैं, समूह को देख रहे हैं क्योंकि वह पेड़ों में वापस गायब हो गया। वे आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे बारीकी से देख रहे हैं, हॉक ने उसे सूचित किया। ठीक है, ये सामान्य है।
वे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनके छात्रों के साथ वापस आऊंगा। काल समूह के पास वापस चला गया और उन्हें आगे आने का इशारा किया। 2 और पादरी हैं, मुझे लगता है कि वे उच्च पुजारी हैं, साथ ही आपकी उम्र के 4 लड़के भी हैं। उनके साथ 50 गार्ड हैं और वे स्कूल वापस जाने के लिए ट्रेन में इंतजार कर रहे हैं। 2 युवा पादरी प्रशिक्षुओं ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। क्या आपने पवित्र अवशेष के बारे में बताया? क्योंकि जैसे ही हम पास पहुंचेंगे वे पवित्र जादू को महसूस कर पाएंगे। लड़की ने पूछा। मैंने बताया। मैंने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि यह मौजूद है और आप दोनों सुरक्षित हैं। काल ने समझाया। ये काफी होना चाहिए। क्या अब हम जा रहे हैं? काल ने सिर हिलाया और पटरियों की ओर मुड़ गया। सभी लोग हमारे पीछे आओ, हमेशा की तरह वही गठन करो, जादूगरों और पादरियों को ट्रिपल फाइल के केंद्र में रखो। हम करियर सैनिकों के एक समूह की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कोशिश करो कि तुम खुद को बिल्कुल नए छात्रों की तरह न दिखाओ जो तुम हो। टीम ने इस बात पर हंसा कि वे अपने पहले मिशन पर निकले प्रथम वर्ष के छात्रों के समूह के अलावा कुछ भी लग सकते हैं। निश्चित रूप से पवित्र अवशेष पर पहुंचने के बाद से उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी, लेकिन इससे उन्हें दुनिया में बाहर रहने के बारे में कोई और अनुभव नहीं हुआ। वे काल के नेतृत्व में पेड़ों से बाहर निकले और वह देख सकता था कि पादरी सक्रिय रूप से 2 छात्रों की तलाश कर रहे थे। फिर जैसे ही वे करीब आए, दोनों पुजारियों को एक अजीब सा चेहरा मिला और वे हर दिशा में खोज करने लगे। क्या कुछ गड़बड़ है? काल ने पुकारा और टीम को रुकने का इशारा किया। मुझे पवित्र जादू का आभास हुआ, यहाँ कोई और है। पादरियों में से एक ने वापस पुकारा। वह स्पष्ट रूप से इस बात से घबराए हुए थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए संभवतः उन्हें भी कोई अच्छी चीज मिल गई थी और वे नहीं चाहते थे कि उनकी खोज का श्रेय कोई और ले ले। अध्याय 114 चिन्हित। काल ने पादरी को हाथ हिलाकर इशारा किया और टीम को आगे बढ़ाया। झूठा अलार्म। शायद ये छात्र हैं। हमारा सामना एक पवित्र अवशेष से हुआ था, याद है? पिछले कुछ दिनों में वे उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। वे हमारे स्कूल से हैं। वे दोनों प्रोफेसर हैं, उच्च पुजारी नहीं, लेकिन पवित्र जादू में माहिर हैं। मैं गार्ड को नहीं जानता, लेकिन दूसरे छात्र जाने पहचाने चेहरे हैं। मुझे नहीं पता था कि वे भी यहाँ बाहर थे। उच्च पुजारी ने हमें सिर्फ इतना बताया कि हम जा रहे हैं और कुछ नहीं। उनके साथ मौजूद पादरी लड़के ने समझाया। ठीक है, कम से कम हम पुष्टि कर सकते हैं कि वे वास्तव में पादरी हैं। चलो वहां पहुंचते हैं और कुछ कहानी सुनाने के लिए बैठते हैं। वे हमें बिना सारी जानकारी दिए चुपचाप ट्रेन में चढ़ने नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप खतरनाक हिस्सों को फिर से जीने के लिए तैयार हैं। काल ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे ऐसा लगता है यह मेरी पसंदीदा याद नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि अगर मैं इसे याद कर लूँ तो मैं घबरा जाऊंगा। लड़के ने जवाब दिया। जैसे ही वे समूह के करीब पहुंचे, गार्ड ने उन्हें घेर लिया। वे सभी बाहर की ओर मुंह करके खड़े थे, किसी तरह के खतरे के प्रति सतर्क थे, और निश्चित रूप से छात्रों से उन्हें कोई खतरा नहीं था। लेकिन काल को अभी भी वह खौफनाक एहसास हो रहा था, जैसे कुछ गड़बड़ है। अब जब वह करीब था तो वह बता सकता था कि यह लोगों के इस समूह से नहीं, बल्कि सामान्य रूप से इस क्षेत्र से आ रहा था। इसलिए उसने आराम नहीं किया, और जैसे ही उसे कोई खतरा महसूस हुआ, उसने रिफ्रेशिंग लाइटनिंग बैरियर को ऊपर लाने की तैयारी कर ली। जानवरों को बाहर बुलाना अंतिम उपाय होगा, क्योंकि उसे पहले से सभी सैनिकों को समझाना होगा, लेकिन बैरियर को ऊपर रखना बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी को उम्मीद थी कि अभिजात वर्ग के पास किसी तरह की अलौकिक शक्तियां होंगी। 2 पादरी समूह के पास आए और उन छात्रों की जांच करने लगे जिन्हें उन्होंने बचाया था, जबकि अन्य 4 छात्र ईर्ष्या से देख रहे थे। यहाँ तक कि वे दोनों नए आए छात्रों की शक्ति को भी महसूस कर सकते थे, और यह स्पष्ट था कि उन्हें परीक्षण द्वारा जादू का उपहार दिया गया था। ये थोड़ा दुविधापूर्ण है। ये पवित्र जादू है, लेकिन इसमें इतना कुछ होने से सरकार को यह विश्वास हो सकता है कि वे सीरम जागृत हैं, न कि केवल सामान्य पादरी। दोनों में से बड़े ने आह भरी। क्या चर्च के भीतर कोई भेद है? काल ने पूछा। उम्मीद है कि यह असभ्य नहीं होगा। हाँ है। जो लोग दिव्य इंजेक्शन के साथ पादरी के निशानों को जगाते हैं, उन्हें हमारे पास भेजा जाता है, जबकि हमारे द्वारा उठाए गए लोग जो अन्य निशानों को जगाते हैं, उन्हें अकादमी में भेजा जाता है। पिछले साल कोई नहीं था, केवल एक को अंक मिले थे और वह एक पादरी था, लेकिन हमारे समूह में शुरू से ही बहुत से छात्र नहीं थे। पुजारी ने समझाया। अन्य 4 लड़कों ने एक स्वर में सिर हिलाया। हमारे पूरे क्षेत्र में हमारे वर्ष में केवल 8 ही हैं। उनमें से एक ने प्रस्ताव दिया। ये समझ में आता है, सेमिनरी अकादमी आमतौर पर चर्च को चलाने में मदद करने के लिए चयनित अनाथों को पुजारी और नन के रूप में पाल रही थी, न कि कुलीन जादू उपयोगकर्ता बनने के लिए। मुख्य अनाथालय बड़े शहरों में थे जहां सबसे अधिक आवश्यकता थी। तथ्य यह है कि उनके कुछ इच्छित सहायकों ने सीरम से या उनके विश्वास से पवित्र जादू के असाधारण स्तर प्राप्त किए थे। ये सिर्फ एक अतिरिक्त लाभ था। अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता तो मैं कहता कि आप सीरम द्वारा जागृत हुए थे।
क्या तुम दोनों में से किसी के शरीर पर मुकदमे के बाद कोई निशान है? पादरी ने पूछा। दोनों ने सावधानी से अपने दस्ताने उतारे, जिससे एक बिशप के राजदंड का निशान दिखाई दिया जिसके चारों ओर एक ड्रैगन लिपटा हुआ था। काल ने देखा कि यह वह निशान नहीं था जो उनके सामने वाले पादरी के पास था। उसका एक साधारण अंक था, जो उसके दाहिने हाथ के पीछे एक लूप वाला शीर्ष वाला एक क्रॉस था, लेकिन ये दोनों कहीं अधिक अलंकृत और विस्तृत थे। वे बड़े भी थे। काल के पंजे के निशानों की तरह उन्होंने पूरे अग्रभाग को घेर लिया था। लेकिन पादरी को तुरंत पता चल गया कि वे क्या थे। आप टीम लीडर, क्या आपके पास कोई आपातकालीन फ़ोन है? उसने पूछा। बेशक, क्या आपको कॉल करने की ज़रूरत है? काल ने जवाब दिया। 777 डायल करें और जब वे फ़ोन उठाएं तो हमें स्पीकरफोन पर लगा दें। पादरी ने निर्देश दिया। काल ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और फ़ोन उठाए जाने से पहले सिर्फ एक बार बजा। बोलो, दूसरी तरफ से व्यक्ति ने जवाब दिया। पादरी वर्ग के प्रोफेसर 86,75,309। पादरी ने जवाब दिया जैसे ही काल ने स्पीकर बटन दबाया। सत्यापित, आपकी क्या आपात स्थिति है? उबी हुई आवाज़ ने पूछा। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह कोई आपात स्थिति थी। 2 ड्रैगन पुजारी मिले, सीरम इंजेक्शन से पहले एक पवित्र अवशेष पर जागे। पुजारी ने उत्तर दिया। 8 मिनट, आवाज़ ने उन्हें सूचित किया, फिर फ़ोन काट दिया। काल ने समूह की ओर देखा, जो ज़्यादातर उसी तरह भ्रमित लग रहे थे जैसे वह था। वे वास्तव में बातूनी नहीं हैं, है न? काल ने पूछा। अगर वे नहीं हैं तो बेहतर है। भविष्य में उस नंबर को याद रखें, ये पवित्र जांच के लिए सीधी रेखा है। वे चर्च के विशेष बलों का संस्करण हैं और कई विशेष रूप से भक्त अभिजात वर्ग पवित्र स्थलों को नुकसान पहुंचाने या यात्रा करने वाले पादरियों पर हमलों को रोकने के लिए उनके साथ काम करते हैं। पुजारी ने उन्हें सूचित किया। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्द अलग हो जाएंगे, इसलिए मुझे आप दोनों को आपकी जागृति पर बधाई देने वाला पहला व्यक्ति बनने दें। जवाब से, मैं कहूँगा कि आपकी कक्षा अच्छी और प्रसिद्ध है, इसलिए आपका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। काल ने उन 2 छात्रों को बधाई दी जिन्होंने इस पूरे समय अपनी जागृति को अपने तक ही सीमित रखा था, हालांकि सभी को पता था कि उनकी आंखों में सुनहरी रोशनी आने से पहले ही उनका जादू और अधिक शक्तिशाली हो रहा था। क्या आप जानते हैं कि ड्रैगन क्या है? पुजारी ने छात्रों से पूछा, जिन्होंने अपना सिर हिलाया। दाना ने अपना हाथ उठाया। मुझे लगता है कि हम जानते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में सुनहरी चमकती हैं। गार्ड उन शब्दों पर श्रद्धा से देखते थे और अपनी रक्षात्मक मुद्राएं बदल लेते थे, जैसे कि वे अन्य पादरियों के खिलाफ भी दोनों छात्रों की रक्षा करने के लिए तैयार थे। फिर देवताओं का शुक्रिया, हमने इंक्विजिशन को बुलाया। मैं अकादमी की मैट्रन या उससे भी बदतर ग्रैंड प्रीस्टेस का सामना करने के लिए उत्सुक नहीं था, ताकि मैं खुद ही इसकी रिपोर्ट कर सकूं। दूसरे पुजारी ने बड़बड़ाया। काल और कुछ गार्ड हंसे बिना नहीं रह सके। कुछ चीजें वास्तव में सार्वभौमिक थीं और उनमें से एक थी अपने वरिष्ठों द्वारा बुलाए जाने से घृणा। भले ही आपने कोई विशेष गलत काम न किया हो। वे आराम करने लगे थे और सुदृढ़ीकरण आने तक मिनटों की गिनती कर रहे थे, जब काल की खौफनाक भावना तीव्र होती जा रही थी और अब पादरी और जादूगर भी इसे महसूस कर रहे थे। यहाँ वास्तव में कुछ और है। सभी पहरे पर हैं, मुझे लगता है कि मन प्रवाह में गड़बड़ी है। गार्ड टुकड़ी के नेता ने घोषणा की। स्थिति में गोलाकार गठन। काल ने आदेश दिया और छात्र पादरी को घेरने के लिए आगे बढ़े, जादूगर योद्धाओं की अंगूठी के अंदर, गार्ड की अग्रिम पंक्तियों के पीछे। क्या आप गठन के अंदर नहीं जा रहे हैं? बड़े पुजारी ने काल से पूछा, जो रक्षात्मक रेखा के बाहरी घेरे में गार्ड के साथ खड़ा हो गया था। गार्ड, मेरे पास मेरे वर्क कौशल के हिस्से के रूप में 3 पालतू जानवर हैं। एक लाइटनिंग सेरो, एक विंड स्पीड हॉक और एक ब्लडबैथ स्पाइडर। अगर मुझे उन्हें बुलाना है तो मुझे चाहिए कि आप उन पर हमला न करें। वे कोई जादू नहीं हैं, वे जीवित प्राणी हैं। काल ने पुकारा और गार्ड से तीखी प्रतिक्रिया मिली। समझ गए, सर। उन्होंने एक साथ पुकारा और काल गार्ड के बीच अपनी जगह पर बैठ गया, अपने टीम लीडर के बगल में। अगर कोई हमला होता तो यह आसान होता अगर वे दोनों अपने आदेशों का समन्वय कर पाते। अध्याय 115 ड्रैक्स। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के लिए सभी ने कुछ होने का इंतजार किया। फिर अलार्म का कारण स्पष्ट हो गया। ड्रैक्स की एक उड़ान आ रही थी जिसकी पीठ पर सवार थे ड्रेक राइडर्स का एक पूरा विंग, क्षितिज पर 140 डिग्री नीचे। गार्ड सार्जेंट ने रिपोर्ट की। वह काल के पीछे था, लेकिन गठन के उसके पक्ष के गार्ड अभी भी दूर नहीं गए थे। प्रशिक्षण ने उन्हें बताया कि हमला शायद ही कभी एक ही दिशा से आता है, और यदि यह एक उड़ता हुआ दुश्मन था तो वे आसानी से टीम को घेर सकते थे और उस जगह पर हमला कर सकते थे जहां ये सबसे कमजोर दिखता था। एक बार जब वे सीमा में होते हैं तो विषम संख्याएं खतरे का सामना करने के लिए मुड़ती हैं। गार्ड लीडर ने घोषणा की। पुष्टि की एक शब्दहीन आवाज वापस आए। काल को उस तरह के समूह प्रशिक्षण का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन छात्र चर्च गार्ड के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार थे और जब दाना ने सीटी बजाई तो सभी जादूगर मुड़ गए। वे अब लगभग जादू की सीमा में हैं।
जब आप हमला शुरू करना चाहते हैं तो इसे कॉल करें। काल ने गार्ड लीडर को सूचित किया। आग रोको। वे शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन ड्रैक्स को कुछ समय पहले ही ड्रैगन मैजिक की उपस्थिति का आभास हो गया होगा अगर वे इतनी दूर अंतर्देशीय उड़ान भरते। यही एकमात्र कारण है कि ड्रेक राइडर्स अपनी सीमाओं को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसने उत्तर दिया। काल को भूगोल याद करने में कठिनाई हुई, लेकिन वह यथोचित रूप से निश्चित था कि ड्रेक राइडर्स पास के एक द्वीप राष्ट्र से थे, इसलिए वे बिना किसी अवरोध के गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में सैकड़ों किलोमीटर की उड़ान भरकर आए होंगे, उस जादू की तलाश में जिसने इन दो नए पादरियों को जगाया था। 20 विशाल उड़ने वाली छिपकलियों के लिए यह एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। मैं बाद में विवरण पूछूंगा, लेकिन हमले की क्या संभावना है? काल ने गार्ड लीडर से फुसफुसाया। अगर वे इतनी दूर आ गए हैं और उन्हें वह नहीं मिला है जिसकी उन्हें तलाश है, तो मैं कहूंगा कि 90%। वे खुद को ड्रैगन्स के असली उत्तराधिकारी मानते हैं, उसने गंभीर रूप से उत्तर दिया। ड्रैक्स ने जादू का इस्तेमाल नहीं किया या आग नहीं उगली। कम से कम काल को उम्मीद थी कि वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पीठ पर सवार सवारों ने शायद ऐसा किया होगा, जब तक कि वे हाथापाई की लड़ाई में गोता लगाने वाले न हों और जानवरों का इस्तेमाल उसी तरह से न करें जिस तरह से काल थोर और रे को ज़मीन पर लड़ने के लिए इस्तेमाल करता। ड्रैक्स की उड़ान ने एक बार समूह का चक्कर लगाया, जैसे कि अपने लक्ष्यों की पुष्टि कर रहे हों, फिर एक साथ उन्होंने समूह पर गोता लगाया। ओपन फायर, गार्ड लीडर ने घोषणा की। गार्ड्स अप, सार्जेंट ने कहा, जिससे टीम ने उनके चारों ओर अवरोध खड़े कर दिए। थोर के पास दूर से हमला करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन काल ने राय को एक सरल मानसिक निर्देश के साथ बुलाया। उनके पंख बांधो और उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कर दो। काल विषम संख्या वाली स्थिति में था, और जैसे ही टीम ड्रैक्स की उड़ान का सामना करने के लिए घूमी, वह उनके साथ शामिल हो गया, जानवरों के इतने करीब आने का इंतजार करते हुए कि उनके पंजे योद्धाओं द्वारा स्थापित गार्ड को चीर दें और उसके बाद श्रेड को उसके सबसे करीब दो ड्रैक्स के पेट और गले में छोड़ दें। जानवर दर्द में दहाड़ने लगे और पूरी उड़ान आसमान में चक्कर लगाती रही, सिवाय एक दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा के जो राय के जाल में फंस गई, और जब ड्रेक ने अपने पंख फड़फड़ाए तो वह जाल को फाड़ते हुए अपनी काठी से गिर गई। जाल इतना मजबूत नहीं है, वे दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे, राय बुदबुदाया। ठीक है, बस सवारों को उनकी सीटों से खींच लो, काल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। ड्रैक्स को आदेशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, और बिना सवार के उन्हें अपना संगठन खो देना चाहिए। राय के सिर पर गाढ़ा काला खून टपक रहा था, और काल ने उसके लिंग से ऊर्जा की लहर महसूस की, साथ ही उसे अवशोषित करते समय खुशी भी महसूस की। अगर हम एक को मार देते हैं तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले लूंगा, उसने उसे सूचित किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि ड्रेक का खून किसी भी अन्य चीज से बेहतर था जो वह उसे खिला सकता था। जादूगरों और काल से होने वाले नुकसान ड्रेक राइडर्स को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे, और समूह के केंद्र में जादूगर बाधाओं के खिलाफ आकाश में ज्वलंत तीरों की झड़ी लग गई। बाधाएं डगमगाने लगीं, लेकिन दाना ने ध्यान केंद्रित किया और वे फिर से स्थिर हो गए, जबकि गोलेम ड्रैक्स को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसका शून्यकरण अवरोध तीरों को रोकने के काम के लिए उपयुक्त था, लेकिन अगर वह प्राथमिक रक्षक होती तो यह उसके ऊर्जा भंडार को 5 जादूगरों के बीच फैलाने के बजाय जल्दी से खत्म कर देता। पादरी तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो गए, और पवित्र जादू की एक हल्की सुनहरी चमक ने उसके शरीर को ढंक दिया, जिससे अगले हमले की तैयारी में उसका मन और ताकत तरोताजा हो गई। इससे काल को याद आया कि वह सुस्त हो गया था, और उसने अपने आसपास रिफ्रेशिंग लाइटनिंग को लाया, जिससे उसे थोड़ी और ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद थी। फिर हॉक की शिकायतों के आगे झुक गया और जानवर को मुक्त कर दिया। वह जितना भव्य था, कोंडोर से भी बड़ा, हॉक ड्रैक्स की तुलना में छोटा था। यह एक छोटा सा आशीर्वाद था, क्योंकि कोई भी उसे दुश्मन के रूप में नहीं समझ सकता था, लेकिन ये चिंताजनक था, क्योंकि अगर वह पकड़ा जाता तो वह बहुत बड़ी ताकत के नुकसान में होता। उनका सामना करने के बजाय हॉक ने इसे प्रशिक्षण की तरह लिया। उसने जल्दी से ऊंचाई हासिल की, हमलावरों से ऊपर उठ गया ताकि वह उन पर हमला कर सके, और सवारों पर निशाना साधा। अब काल ने आदेश दिया, क्योंकि हमले की लहर फिर से चच से रक्षकों तक पहुंच गई। रैंड हमले सभी ड्रेक सवारों पर उड़ गए, जबकि काल ने फिर से ड्रेक के पेट पर श्रेड फेंका, उसी जोड़ी को निशाना बनाते हुए। जब दोनों जानवर जमीन पर गिरे तो दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। एक की गर्दन से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और दूसरे का पंख लगभग कट गया था। उनके सवारों के मर जाने पर 3 और जानवर हमला करने से बच गए, लेकिन विंग के बाकी लोग फिर से बैरियर से टकरा गए, जिससे गार्ड का घेरा टूट गया और काल के सामने के सैनिकों को चीर दिया। कटे हुए गले वाले ड्रेक के सवार ने आखिरी क्षण में छलांग लगाई और काल पर हमला किया, जिसने रैंड अटैक से उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और जमीन पर गिरते हुए सिर कटे शव को देखकर घबराने की कोशिश नहीं की। ये सहज था। हॉक की सहज प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि हमला करने के लिए सबसे अच्छी जगह हमेशा गर्दन ही होती है, लेकिन वह वास्तव में उसके बाद आने वाली घटना के लिए तैयार नहीं था।
ड्रेक राइडर्स के विंग का एक चौथाई हिस्सा मारा गया था, लेकिन सैनिक अपने गार्ड को वापस खड़ा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनके मंत्रों को मजबूत करने के लिए उनमें जो पवित्र जादू बह रहा था वह अभी भी 15 ड्रैक्स का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जादूगरों, अवरोध को बढ़ाओ। योद्धा दोहरी पंक्ति में वापस आ जाओ, गार्ड लीडर ने आदेश दिया। यह उनके बचने का सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि कुलीनों के पास 2 मौलवियों की तुलना में अधिक व्यक्तिगत शक्ति थी और 2 प्रोफेसरों के मुकाबले उनमें से 10 थे। योद्धाओं को बाहरी पंक्तियों में जाना चाहिए, काल ने आदेश दिया, क्योंकि इससे उन्हें सैनिकों की क्षमताओं के साथ अपनी गार्ड क्षमताओं को मिलाने का मौका मिलेगा। क्षमता इतनी कम दूरी की थी कि उनकी अनिच्छा के बावजूद लड़के आगे बढ़ गए, सामने की पंक्ति में नहीं बल्कि पेशेवर सैनिकों के बीच में दूसरे स्थान पर। यह उनके मंत्रों के लिए परिधि को कवर करने के लिए पर्याप्त था और समूह को फिर से परेशानी में डालने से पहले उन्हें कुछ और हिट झेलने में सक्षम होना चाहिए। 2 ड्रैक्सहॉक का पीछा करने के लिए गठन से अलग हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके पंख पर ऊपर से हमला हो रहा है, लेकिन उनके पास इतनी ऊंचाई नहीं थी कि वे आसानी से उसके करीब पहुंच सकें। काल से एक तार की पतली रैंड ने सवारों में से एक को काठी से उतार दिया, जबकि राय ने दूसरे को मुक्त कर दिया, जिससे वे दोनों 50 मीटर नीचे जमीन पर गिर गए। वे अपनी लैंडिंग को थोड़ा नरम करने के लिए मंत्र डालने में कामयाब रहे, लेकिन वे पटरियों के बहुत करीब थे और पादरी गार्ड तुरंत उन पर स्लैश हमलों के साथ थे। इससे 5 ढीले ड्रैक्स जो उड़ने लगे वापस लौटने के लिए प्रशिक्षित हुए घर वापस लौटे, क्योंकि उनका सवार खो गया था, और 2 और जो हमलों में गिर गए थे। ड्रैक्स ने फिर से गोता लगाया, लेकिन इस बार जादूगरों ने तीरों के उड़ने पर पलटवार नहीं किया। उन्होंने अपने अवरोधों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि हॉक ने ऊपर से ड्रैक्स पर हमला किया और काल ने रे द्वारा छिड़के जा रहे उड़ते हुए जाल को रैंक से ढक दिया। चिपचिपे रेशम को रेजरवायर में बदल दिया, जो ड्रैक्स में से 2 के चारों ओर उलझ गया, जानवर और सवार दोनों को समान रूप से चीर दिया, इससे पहले कि वे उन्हें एक भयानक ध्वनि के साथ जमीन पर खींच लें, जो निश्चित रूप से आज रात काल के सपनों को परेशान करने वाली थी। फिर दुनिया की सबसे शानदार आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। एक हेलीकॉप्टर अंदर आ रहा था और ड्रैक्स भागने के लिए मुड़े। सैन्य भारी हथियारों से लैस कुलीन बलों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। 20 ड्रेक राइडर्स ने हमला किया था, उनमें से केवल 10 घर जा रहे थे और कुछ और जानवर एक नया सवार लेने के लिए बच गए। आगे बढ़ो, जीवित बचे लोगों की जांच करो। जांच किसी से पूछताछ करना चाहेगी, 2 मौलवियों में से बड़े ने आदेश दिया। राय ने लंबी घास के बीच से दौड़ लगाई, किसी को ध्यान में आए या गिनने का समय मिले उससे पहले ही एक मृत ड्रेक को अपनी जगह पर खींच लिया। फिर उसने शवों की जांच शुरू कर दी। कोई जीवित नहीं है। खैर, वह एक तरह से जीवित है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। उसने संशोधन किया। ऐसा कैसे? काल ने आगे बढ़ते हुए पूछा और मौलवी जल्दी से उसके साथ शामिल हो गया। वह आदमी वह था जिसे राय ने अपनी सीट से खींच लिया था और उसका शरीर अप्राकृतिक तरीके से मुड़ा हुआ था, उसके होठों से खून बह रहा था और वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। मौलवी ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, उस पर उपचार मंत्र डाला और फिर उसकी हालत को स्थिर करने के लिए उसके मुंह में एक औषधि डाली। काल को यह एहसास नहीं था कि पादरी ऐसा कर सकते हैं। मौत के इतने करीब से एक व्यक्ति को वापस लाना चमत्कार कहलाने लायक था, और यह हर जगह हो रहा था क्योंकि दूसरे पादरी और छात्र पादरी के उन रक्षकों को बचाने के लिए काम कर रहे थे जिन्हें ड्रैक्स ने मार डाला था या जिन्होंने जादुई तीर ले लिया था। अध्याय 116 बरामद। ड्रेक हेलीकॉप्टरों से तेज थे और पादरी अपना काम करते हुए दोनों तेजी से दूर होते जा रहे थे, एक हमलावर और उनके ज्यादातर रक्षकों को बचाते हुए। फिर उन्होंने इंतजार किया और कुछ और इंतजार किया जब तक कि विशेष बलों की टीम ने पीछा करना छोड़ दिया और आधे घंटे बाद वापस लौटी। जब वे हेलीकॉप्टर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर जो भाव थे उससे लग रहा था कि यह विजयी वापसी नहीं थी और ड्रेक राइडर्स उनके पीछा से बच गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें देखना अच्छा था। पादरी, छात्र, और ये कौन हो सकते हैं? इंक्विजिशन टीम का नेतृत्व करने वाले बड़े आदमी ने पूछा। दिव्य स्वर्ण अकादमी से एक एकत्रित दल जागृत छात्रकाल और दाना के नेतृत्व में जड़ी बूटियां एकत्रित करने के लिए यहाँ आया है, सर। काल ने उत्तर दिया, क्योंकि वह उनकी टीम के सदस्यों में सबसे करीबी था। संसाधन एकत्र करने के मिशन के लिए 2 जागृत दल के नेता? जिज्ञासु ने पूछा। हाँ सर, हम सभी अपने पहले वर्ष में हैं, इसलिए उन्होंने हमारी अनुभवहीनता की भरपाई करने के लिए इस कॉमन ग्रेड मिशन पर एक अतिरिक्त जागृत सदस्य भेजा है, काल ने समझाया। ये जिज्ञासु को शांत करने के लिए पर्याप्त लग रहा था, जिसने टीम को देखते हुए संतुष्टि में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आप सभी इस वर्ष की कक्षा के नेता हैं। दिव्य सीरम द्वारा आपकी स्वीकृति के लिए बधाई, जिज्ञासु ने उत्तर दिया। विश्व ड्रैगन हम पर मुस्कुरा रहा है, काल ने सहमति व्यक्त की। उसके साथ मौजूद 2 पादरी छात्रों ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया और यहाँ तक कि जिज्ञासु भी उस श्रद्धापूर्ण प्रतिक्रिया पर मुस्कुराया। समूह ने 2 ड्रैगन पुजारियों की खोज की थी, अधिक सही ढंग से एक पुजारी और एक पुजारिन, जैसा कि जिज्ञासुओं ने महसूस करना शुरू किया।
यदि यह विश्व ड्रैगन के पक्ष का प्रमाण नहीं था तो उसे यकीन नहीं था कि क्या योग्य है। हमें इस समय पूरी टीम को निकालने की आवश्यकता होगी। दिव्य स्वर्ण अकादमी को अधिसूचना भेज दी गई है और वे अपने छात्रों को वापस लेने के लिए आएंगे जब हमें बात करने का अवसर मिलेगा। पूछताछ दल के नेता ने हेलीकॉप्टर की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। पादरी घबराए हुए लग रहे थे, जिससे बाकी सभी भी घबरा गए। उन्हें क्या पता था जो किसी और को नहीं पता था। टीम ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए निश्चित रूप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, काल ने सोचा, क्योंकि उसने हॉक और रे को यात्रा के लिए उनके स्थान पर वापस बुलाया। दोनों ने ड्रेक के शरीर को बाद में चुरा लिया था, जिसे कोई निश्चित रूप से नोटिस करेगा, क्योंकि तराजू अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। लेकिन अकादमी में वापस आने के बाद इस पर चर्चा की जा सकती थी, क्योंकि उन्हें एक मजबूत संसाधन के रूप में भी गिना जा सकता था। कई स्केल वाले जानवर अपने विकास में मदद के लिए ड्रैगन प्रकार के जानवरों के स्केल वाले पोषण का इस्तेमाल करते थे, और काल के पास थोर था जो शायद इस एक्सचेंज से कुछ प्राप्त कर सकता था। क्या आप मुझे निशान दिखा सकते हैं? बचाव दल के नेता ने सीधे दो नए जागृत पादरियों को देखते हुए पूछा। उन्होंने दोनों ने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और आदमी मुस्कुराया, फिर हेलीकॉप्टर की ओर इशारा किया। सभी अंदर आएं, हम यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सभी बड़े दो ब्लेड वाले हेलीकॉप्टर में सवार हुए, ये चलना शुरू हो गया, यहाँ तक कि उनके अपनी सीटों पर बैठने का इंतजार भी नहीं किया। यह मामला काल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुमान लगाए जाने से कहीं ज्यादा बड़ा रहा होगा, और उनसे अभी तक पवित्र अवशेष के बारे में भी नहीं पूछा गया था। वे केवल कुछ मिनट ही उड़े, इससे पहले कि वे एक बड़े गिरजाघर में उतरे, जो कम पत्थर की इमारतों से घिरा हुआ था, जो कहीं बीच में बनी हुई थी। ये सेमिनरी अकादमी थी, जहां पादरियों ने अपने नए पादरियों को प्रशिक्षित किया और अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया, जिन्हें उनकी देखभाल में छोड़ दिया गया था। केवल कुछ होनहारों को ही वह विशेष सुविधा मिलेगी जो हेलीकॉप्टर में सवार 6 छात्रों को मिली थी, लेकिन वयस्क होने पर उन सभी को दिव्य सीरम दिया जाएगा, जिससे ये निर्धारित किया जा सके कि वे सांसारिक जीवन जीना जारी रखेंगे या बड़ी चीजों की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। समारोह के बाहर छात्रों को जगाना अपरंपरागत है, लेकिन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति के साथ यह असामान्य नहीं है। स्कूल में भी एक है, और यह उन लोगों को वरदान देने के लिए जाना जाता है जिन पर विश्व ड्रैगन कृपा करता है। ये वह पहला स्थान है जहां हम जाएंगे। विश्व ड्रैगन मंदिर की प्रतिक्रिया हमें आपके बारे में बहुत कुछ बताएगी। जांच दल के नेता ने उन्हें सूचित किया। उन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया और एक छोटी सुनहरी इमारत की ओर ले जाया गया, जिसके कोनों में रैंप थे जो सभी को परीक्षण स्थल की सीढ़ियों की याद दिलाते थे। क्या इस जगह के बारे में कुछ जाना पहचाना है? काल के सबसे नज़दीकी जांचकर्ता ने पूछा। सीढ़ियाँ। हम जिस परीक्षण स्थल पर थे वह एक स्वर्ण पिरामिड मंदिर था, जिसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ थीं, जैसे यहाँ इमारत के कोनों पर हैं। काल ने शांति से उत्तर दिया, क्षेत्र के शांतिपूर्ण माहौल को भंग न करने की कोशिश करते हुए। जब उन्हें छोटे मंदिर में ले जाया गया तो उस व्यक्ति ने कुछ और नहीं कहा, और दो नए जागृत छात्र तुरंत सुनहरे प्रकाश से चमकने लगे, इससे पहले कि उनके वस्त्र छात्र वर्दी के वस्त्र से बदलकर सोने के ऊपर काले रंग की दोहरी परत वाली अधिक अलंकृत पादरी की आदतों में बदल गए। काल ने अपनी गर्दन के चारों ओर एक वजन महसूस किया और पाया कि उसने एक साधारण सुनहरा ड्रैगन के आकार का पेंडेंट पहना हुआ था, लेकिन जब उसने इसे छूने की कोशिश की तो उसने पाया कि यह किसी प्रकार का भ्रम था और बिल्कुल भी ठोस नहीं था। अन्वेषक समूह के बीच से गुजरे, विश्व ड्रैगन के पक्ष के किसी संकेत के लिए उन सभी को देखा और फिर चुपचाप अन्य 4 छात्रों को कमरे से बाहर ले गए। उन्हें कहीं नहीं ले जाया गया, बस दरवाजे से छोड़ दिया गया, जो उनके सामने बिना कुछ कहे बंद था। केवल जब दरवाजे बंद कर दिए गए और मंदिर में मौजूद पुजारी उनकी सुरक्षा के लिए चले गए थे, तभी जांचकर्ता ने कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने पवित्र अवशेष में परीक्षण किया था। वे पेंडेंट अनुग्रह के प्रतीक हैं और डिज़ाइन हमें बताता है कि आपने परीक्षण में कैसा प्रदर्शन किया। आप सभी को बधाई, और हम आशा करते हैं कि आप अपनी कड़ी मेहनत के लिए दिए गए पुरस्कारों का आनंद लेंगे। अब हम आपको अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से लाएंगे, ताकि हम इस बात की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर सकें कि पवित्र अवशेष क्या है और यह कैसे काम करता है, या संभवतः ये कब फिर से खुल सकता है। एक टीम पहले ही स्थान को सुरक्षित करने के लिए जा चुकी है और वे आपकी कहानियों की पुष्टि करेंगे। जांच दल के नेता ने उन्हें सूचित किया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अन्य लोगों को क्यों भेजा गया था। वे टीम के साथ नहीं थे और उनके पास पुजारी का पद नहीं था कि वे कमरे में रहकर ऐसी संवेदनशील जानकारी सुन सकें। पहले कौन जाना चाहेगा? जांचकर्ता ने पूछा। काल ने अपना हाथ उठाया। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो मैं पहले जाऊंगा। काल को दूसरे कमरे में ले जाने पर छात्र घबराए हुए लग रहे थे, जहां 2 बड़े आदमी बिना शर्ट के काले चमड़े की पैंट पहने आर्मरेस्ट वाली धातु की कुर्सी के दोनों ओर खड़े थे। काल बेवकूफ नहीं था, वह जानता था कि यह एक पूछताछ कक्ष था, न कि नए दोस्तों के साथ दोस्ताना मुलाकात वाला कमरा, लेकिन जब तक उसने स्पष्ट रूप से समझाया, उसे कोई समस्या होने का कोई कारण नहीं दिखा।
कमरे में ज्यादातर डर इस बात से था कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ है, और काल के पास वास्तव में बहुत ज्यादा रहस्य नहीं थे। कम से कम उसने मान लिया था कि यही कारण है कि यह भयावह होना चाहिए था, क्योंकि कमरा बेदाग साफ था और कुर्सी के पास फर्श पर खरोंच के निशानों के अलावा पहले इस्तेमाल किए जाने के कोई निशान नहीं थे। जिस आदमी ने उसे अंदर पहुंचाया उसने काल को एक दोस्ताना मुस्कान दी और वह काल को ले जाई गई धातु की कुर्सी के सामने एक तय कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरा मतलब है बिल्कुल शुरुआत से। आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, और दिव्य सीरम के साथ संगत होने का पता चलने से पहले आपका जीवन कैसा था? पूछताछकर्ता ने शुरू किया। अच्छा, मेरा नाम काल है। खदानों के काम करने वाले लोग परंपरागत रूप से पारिवारिक नाम नहीं देते हैं। मैं अभी अकादमी में पहले वर्ष में हूँ, सीरम उम्मीदवारों के सबसे हालिया बैच से। मैं मानक 4 दिवसीय कार्यक्रम पर स्कूल जा रहा था और छात्रों के लिए नियमों के अनुसार खदान में सप्ताह में 6 तिमाही शिफ्ट में काम कर रहा था। मैं यह नहीं कह सकता कि चीज़ें इतनी बुरी थीं। मेरी माँ एक अच्छी रसोइया थी और मेरे माता पिता ने कोई कर्ज नहीं लिया था जहाँ तक मुझे पता है। काल ने शुरू किया, फिर रुक गया। ये सुनिश्चित नहीं था कि आदमी और क्या चाहता होगा। पूछताछकर्ता ने सिर हिलाया। क्या आपको खदान मालिक के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है? काल ने अपना सिर हिलाया। मैं उस आदमी से कभी नहीं मिला, या शायद वह कोई महिला है। हालांकि फोरमैन एक अच्छा आदमी है। उसकी बेटी मेरी कक्षा में थी, लेकिन उसमें तालमेल नहीं था। गोल्डन डिवाइन अकादमी में आपका समय कैसा रहा? क्या आप दोस्त बना रहे हैं? काल मुस्कुराया। बहुत ज़्यादा। मैं दूसरों की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच स्थानांतरित होता रहता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ज़्यादा अच्छे लोग मिलते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? पूछताछकर्ता ने एक पेपर पैड पर नोट्स लेते हुए पूछा। मेरे पास एक सिद्धांत है कि जो कोई भी विश्व ड्रैगन का पक्ष प्राप्त करता है उसके पास कुछ न कुछ समान होता है। क्या आपने देखा है कि पहले वर्ष की कक्षाओं में संदिग्ध रूप से बहुत कम बेवकूफ़ हैं? शायद नहीं, मुझे नहीं पता कि आप छात्र थे या नहीं, लेकिन लगता है कि वास्तव में क्रूर और गुंडे कट नहीं पाए हैं। काल ने समझाया। इंक्विजिटर को ऐसा लग रहा था कि वह काल की भोली भली प्रतिक्रिया पर हंसने वाला था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये पहले वर्षों के लिए सच था। वे सभ्य थे और साल बीतने के साथ ही वास्तव में विकसित हो गए और शक्ति के अंतर दिखाई देने लगे, जिससे नाराजगी, कड़वाहट और ईर्ष्या पैदा हुई। दूसरे वर्ष तक गुट पूरी तरह से बन चुके थे, लेकिन पहले वर्ष की शुरुआत में, जैसा कि काल अनुभव कर रहा था, उसके सभी सहपाठी अभी भी कुछ हद तक स्टारस्ट्रक और आशावान थे। अब मुझे आपके मिशन का हर एक विवरण चाहिए। शब्द, इसके काम में शामिल सभी लोग और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं। पूछताछकर्ता ने गंभीर होते हुए पूछा, लेकिन अपनी आवाज़ को इतना नरम किया कि यह धमकी की तरह न लगे। अध्याय 117 प्रश्न। काल ने प्रश्न के बारे में सोचा। कौन कौन शामिल था? मैंने अपने निजी शिक्षक सार्जेंट रीटा को प्रस्ताव दिया कि अगर मैं कुछ व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए बाहर जा सकता हूं तो यह मेरे विकास के लिए बेहतर होगा। अकादमी के सीमित वातावरण में मैं केवल इतना ही कर सकता हूं, और उसने इस पर अभिजात वर्ग विकास ब्यूरो के एजेंटों से चर्चा की जो मिशन के लिए सहमत हुए और मुझे जो सौंपा गया था उसे चुना। पूछताछकर्ता भ्रमित लग रहा था। ब्यूरो एजेंट वहां क्या कर रहा था? काल ने कंधे उचका दिए। उनमें से 2 को मुझे सौंपा गया है। एक हमेशा वहां रहता है, या तो जादूगर या योद्धा। वे मुझे मेरे दूसरे और तीसरे जानवर को खोजने के लिए यात्रा पर ले गए, फिर इसे मेरे पहले छात्र मिशन के रूप में मंजूरी दे दी। पूछताछकर्ता को ऐसा लग रहा था कि उसे सिरदर्द हो रहा है। एक कदम पीछे हटो। ब्यूरो ने पहली बार आप में कब दिलचस्पी दिखानी शुरू की? काल ने कंधे उचका दिए। कुछ हफ्ते पहले। कम से कम तब तो मैंने देखा, क्योंकि उन्होंने कर्नल वैलेरी को शनिवार को प्रशिक्षण दिवस पर मुझे और दाना को ले जाने के लिए भेजा था। 2 गुंडों में से एक पल के लिए कमरे से बाहर चला गया और पूछताछकर्ता ने कोई और सवाल न पूछते हुए इंतजार किया। कुछ मिनट बाद वह आदमी अपने हाथों में एक तस्वीर और एक बिजनेस सूट पहने हुए वापस आया। क्या आप जानते हैं कि उस तस्वीर में कौन है? पूछताछकर्ता ने पूछा। काल ने देखा और मुस्कुराया। वह जोडी है, ब्यूरो एजेंटों में से एक। असली प्लेबॉय वाइब, लेकिन वह वास्तव में एक अच्छा लड़का है। वह मेरे लिए अतिरिक्त पालतू जानवर ढूंढने के मिशन पर था और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में था। सूट पहने हुए आदमी ने तस्वीर जेब में रख ली, जबकि शर्टलेस आदमी अपनी जगह पर वापस आ गया। फिर दरवाज़ा खुला और एक जाना पहचाना चेहरा कमरे में दाखिल हुआ। ओवलॉर्ड ड्रेक भावशून्य व्यावसायिकता के साथ कमरे में दाखिल हुआ, अपनी शक्तिशाली आभा को पूरे क्षेत्र में भरते हुए, जिससे अन्य लोग थोड़ा पीछे हट गए। काल नहीं, उसे धातु की कुर्सी पर कहीं नहीं जाना था, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि वह आदमी बस डराने वाला था, और इसका उसके मूड से कोई लेना देना नहीं था। अधिपति, उसने विनम्रता से अभिवादन किया। ओह, ये फिर से आप ही हैं। ये कौशल आपके लिए कैसे काम कर रहा है? क्या आप पूरी तरह से सशक्त हैं और अकादमी में अपने पहले वर्ष में ही जांच में शामिल होना चाहते हैं?
शक्तिशाली व्यक्ति ने स्थिति से अनजान होकर पूछा। हमने आपको सच्चाई का पता लगाने में मदद करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के लिए यहाँ बुलाया है, क्योंकि अभिजात विकास ब्यूरो एक प्रथम वर्ष के छात्र के साथ शामिल हो गया है। जांचकर्ता ने घोषणा की। वह मोटा आदमी थोड़ा शर्मिला लग रहा था। यह मेरी गलती हो सकती है। जब मैं राजकुमार के साथ गया था तब वे अकादमी में चर्चा का विषय थे, जिसके कारण हमने उन्हें कुछ नए कौशल सिखाए और शायद ब्यूरो का ध्यान आकर्षित किया। जांचकर्ता निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि वह परेशान हो रहा था। ठीक है, ऐसा लगता है कि अकादमी में आपके समय के बारे में आपके द्वारा बताए गए कई विवरण छूट गए हैं। अभी 1 महीने से थोड़ा अधिक समय हुआ है। मुझे लगा कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए फिर से शुरू करते हैं। आपने अतिरिक्त कौशल के रूप में क्या सीखा? वे तुम्हें पालतू जानवरों की तलाश में कहाँ ले गए थे और तुमने क्या चुना? पूछताछकर्ता ने पूछा। ओवरलॉर्ड ड्रेक इस पर थोड़ा उत्साहित हो गया। काल उसके चेहरे पर उत्सुकता देख सकता था। मैंने ओवरलॉर्ड ड्रेक द्वारा प्रदान की गई एक कौशल पुस्तक से एक अतिरिक्त कौशल के रूप में श्वेत सीखा। ब्यूरो की टीम मुझे पालतू जानवर लाने के लिए दक्षिण ले गई और मैंने एक लाइटनिंग सेरो और एक ब्लडबैथ स्पाइडर चुना। एक आधिकारिक रिपोर्ट बनाई गई है, काल ने समझाया। शर्टलेस आदमी कमरे के पीछे कैबिनेट से एक लैपटॉप कंप्यूटर लेकर गया और पूछताछकर्ता ने लॉग इन करके रिपोर्ट खोलते ही टैप किया। तुम्हारा रोमांच काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, पृष्ठभूमि के बारे में इतना ही काफ़ी है। इस मिशन पर क्या हुआ? हाई प्रीस्ट का शरीर कहाँ है और तुमने पवित्र अवशेष कैसे पाया? मेरे पास शरीर संग्रहित है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? मुझे इसे अपने जानवर के साथ रखने के लिए एक बैग में रखना पड़ा और ये थोड़ा अशोभनीय है। पूछताछकर्ता थोड़ा भयभीत लग रहा था, लेकिन फर्श की ओर इशारा किया। क्या ये बरकरार और पूरा है? इसे वहां रख दो। यह नहीं है। जिस विशालकाय भरिंग ने उसे मारा था उसने शरीर का कुछ हिस्सा खा लिया था, काल ने जवाब दिया, फिर खून से लथपथ बैग को फर्श पर रख दिया। अधिपति ड्रेक ने गाली दी और अपने अंगूठे को क्रॉस करके ड्रैगन का प्रतीक बनाया और अपनी उंगलियों को विश्व ड्रैगन के पंखों की नकल करने के लिए फैलाया। पूछताछकर्ता बेफिक्र लग रहा था और उसने बैग खोलने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए ये खून का विचार नहीं था जिसने उसे भयभीत किया था, बल्कि एक विशालकाय भरिंग द्वारा जिंदा खाए जाने के विचार से अधिक संभावना थी। शरीर को बरामद करने के लिए धन्यवाद। अब विवरण। काल ने ट्रेन से उतरने से लेकर पादरियों से मिलने तक की सारी बातें बताईं, और फिर जब वे उस हिस्से पर पहुंचे जहां उन्हें ट्रायल इंस्टेंस में खींचा गया तो वे रुक गए। अद्भुत। अब बाकी विवरण। काल ने ट्रायल, अपने अनुभवों और उनके अर्थ के बारे में सवालों के जवाब देने में 1 घंटे से ज़्यादा समय बिताया। और आपको जो इनाम मिला वह क्लास स्किल था। क्या आप निश्चित हैं कि इसमें क्लास स्किल लिखा था? पूछताछकर्ता ने पूछा। इसने इसे टैमर स्किल कहा। मुझे लगता है कि ट्रायल का नाम मेरी क्षमताओं के लिए है। यह कोई सामान्य कौशल नहीं था या आक्रामक या रक्षात्मक कौशल जैसा नाम नहीं था, काल ने समझाया। दिलचस्प, लेकिन मेरे विभाग का नहीं। संभवतः ओवरलॉर्ड ड्रेक का, पूछताछकर्ता ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि उन्हें अन्य छात्रों के पुरस्कारों के बारे में क्या पता है, इससे पहले कि 6 लोगों का एक समूह एक अलंकृत धातु के ताबूत के साथ दिखाई दिया। आप पहले उसे साफ करना चाहेंगे? मैं किसी भी चीज़ से खिलवाड़ नहीं करना चाहता था, काल ने समझाया। ताबूत के साथ लोगों से सुनहरे जादू की बाढ़ बह निकली और खून बैग से गायब हो गया, जो ज़मीन से उठने से पहले मानव अनुपात में फैल गया और ताबूत में गायब हो गया, जिसे बंद कर दिया गया और फिर किसी तरह के सोल्डर और मशाल से सील कर दिया गया। ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमारा काम पूरा हो गया है, पूछताछकर्ता ने घोषणा की। जब वह खड़ा होने के लिए गया तो अधिपति ड्रेक ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। काल को एहसास हुआ कि उसे नहीं पता कि अधिपति को उसकी सच्चाई की पुष्टि कैसे करनी चाहिए थी, लेकिन सभी कौशल नहीं देखे जा सकते थे, इसलिए शायद वह झूठ पकड़ने वाले की तरह था। सबसे पहले, मैं देखना चाहता हूं कि पालतू जानवर कैसे हैं। आपने लाइटनिंग सेरो और ब्लडबैथ स्पाइडर के साथ साथ हॉक के बारे में भी कहा, है न? काल ने सिर हिलाया। हाँ सर। उसने तीनों को बाहर बुलाया, जिसमें हॉक कुर्सी के पीछे दिखाई दिया और वे उसकी गोद में उपलब्ध जगह से कहीं ज्यादा जगह को कवर करते हुए, इसलिए उसके आगे के 4 पैर जमीन पर खड़े थे, जिससे उसका चेहरा दूसरी कुर्सी के बहुत करीब आ गया। थॉर काल और ड्रेक के बीच खड़ा था और उस आदमी को एक विनती भरी नज़र से देख रहा था जिसे काल ने उसके सिर को रगड़ने की इच्छा के रूप में पहचाना। इस तरह के साक्षात्कार के सामान्य रूप से गंभीर मूड से पूरी तरह से बेखबर। ड्रेक मुस्कुराया और अपने ऊपरी सींगों के बीच की लकीर को खरोंचा, जिससे लाइटनिंग सेरों से खुशी की एक नर्म आवाज़ आई। ठीक है, तुम सबसे प्यारे बड़े लड़के नहीं हो, लेकिन हॉक बहुत बड़ा हो गया है। नए 2 को अभी और बढ़ना है, लेकिन जो मायने रखता है, मैं तुम्हारी पसंद को स्वीकार करता हूँ। वे वफादार दिखते हैं और वे एक दूसरे की ताकत के हिसाब से संतुलित हैं।
मैं इस मामले के बारे में और पूछूंगा, लेकिन कर्नल को लगेगा कि हम तुम्हारे प्रशिक्षण में बाधा डाल रहे हैं तो वह हंगामा मचा देगी। अब मैं उस जादूगर से मिलने जाऊंगा। क्षमा करें सज्जनों, ड्रेक ने घोषणा की, कमरे से बाहर निकलते हुए, और थोर को अपने ध्यान के स्रोत की जगह जिज्ञासु की ओर देखते हुए छोड़ दिया। मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ पर्याप्त है। धन्यवाद काल, मैं तुम्हें वापस प्रतीक्षा कक्ष में ले जाऊंगा। अध्याय 118 संतोषजनक उत्तर। प्रतीक्षा कक्ष भयभीत छात्रों से भरा हुआ था जो सुरक्षा की भावना के लिए एक साथ इकट्ठे हुए थे। जब काल वापस लौटा तो उन्होंने ऊपर देखा, फिर वे भ्रमित हो गए जब उसे स्थिति से कोई परेशानी नहीं दिखी और उसके बगल में थोर था जो स्नेह की तलाश में पूछताछकर्ता को सिर पर मार रहा था। उस आदमी ने काल को झुंझलाहट भरी नज़र से देखा और काल ने थोर को जानवर की जगह पर भेजने से पहले उसकी बगल में थपथपाया। उसे वापस ले जाने का छोटा सा दिखावा शायद दूसरे छात्रों को डराने या उन पर दबाव डालने के लिए किया गया था, लेकिन थोर ने अपनी सहज समझ से यह धारणा बिगाड़ दी थी कि पूछताछकर्ता वास्तव में कौन खतरा है। वह सभी हैं, सिवाय छात्रा दाना के, जो अभी भी अधिपति से बात कर रही है और कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। उसके आने के बाद हम आपको शाम के लिए कमरों में बसा देंगे। ये गोल्डन डिवाइन अकादमी के आलीशान मानकों पर नहीं हो सकता है, क्योंकि चच गरीबी की शपथ लेता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वे गर्म होंगे और जल्द ही रात का खाना परोसा जाएगा। पूछताछकर्ता ने घोषणा की जब काल दूसरों से मिलने के लिए आगे बढ़ा। दाना उनके पीछे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसके बगल में एक जिज्ञासु था। तो फिर सब लोग आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे कुछ काम करने हैं, पूछताछ दल के नेता ने घोषणा की। पूछताछ दल ने उन्हें दरवाजे से बाहर निकाला और फिर साधारण ग्रे वस्त्र पहने पादरियों के एक समूह ने उन्हें एकोलिट्स, चर्चों के आम कार्यकर्ताओं के रूप में चिन्हित करते हुए उन्हें एक बड़े छात्रावास के कमरे में ले जाया। ये काल नामक व्यक्ति के अलावा पुरुषों के लिए है, उनका नेतृत्व कर रहे एकोलिट ने घोषणा की। लड़के अंदर दाखिल हुए और एक अन्य एकोलिट्स ने उन्हें सब कुछ समझाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। फिर समूह के बाकी सदस्य एक गलियारे में मुड़े जहां दीवार पर लगी सजावट नीले से नारंगी रंग में बदल गई। ये कमरा दाना के अलावा अन्य महिलाओं के लिए है, एक महिला एकोलिट ने घोषणा की। लड़कियों ने काल और दाना को अलविदा कहा और उनके पास सिर्फ एक महिला एकोलिट रह गई। तुम्हारे कमरे ऊपर हैं, तुम दोनों को पहले से ही जागृत अभिजात वर्ग के रूप में पंजीकृत किया गया है और इसका मतलब है कि तुम दूसरी मंजिल पर रहते हो, उसने क्षमा याचना करते हुए समझाया। ये ठीक है, जब तक भोजन और बिस्तर है मैं संतुष्ट हूँ, काल ने सहमति जताई। यहाँ शांति है जो अकादमी से एक सुखद बदलाव है, हर किसी के प्रशिक्षण के कारण यहाँ हमेशा बहुत शोर रहता है, दाना ने सहमति जताई। कमरा एक छोटा सा मठ था, दीवार पर विश्व ड्रैगन के प्रतीक के साथ सिर्फ एक बिस्तर था और सीमित स्थान के कारण एक छोटी सी डेस्क थी जो बिस्तर को कुर्सी के रूप में इस्तेमाल करती थी। लेकिन यह एक निजी कमरा था जो कुछ खास था। सेमिनरी अकादमी की मोटी पत्थर की दीवारों के साथ ये कुछ हद तक उचित रूप से निजी भी था। दीवार में खिड़की में कोई शटर नहीं था, इसलिए अगर कोई बाहर से अंदर देख रहा था तो यह इतना निजी नहीं था, लेकिन प्राकृतिक प्रकाश एक आशीर्वाद था जो अन्यथा एक घुटन भरे पत्थर के सेल में होता। काल कुछ देर बिस्तर पर आराम करता रहा जब तक कि उसके दरवाजे पर दस्तक ने उसे मेहमान के बारे में सूचित नहीं किया। जाग गया काल, आपकी उपस्थिति का अनुरोध किया गया है, उस व्यक्ति ने उसे सरलता से सूचित किया। मार्गदर्शन करें, काल ने उत्तर दिया। ये सुनिश्चित नहीं था कि यह सब क्या था। उसे संदेह था कि यह चच और बयूरो या संभवतः सेना के बीच किसी प्रकार का युद्ध होने जा रहा था जिसमें उसे घसीटा जा रहा था। लेकिन जब वह गंतव्य पर पहुंचा और सहायक ने रुककर उसे एक बड़े दरवाजे के मेहराब से जाने का इशारा किया तो सेमिनरी अकादमी की लाइब्रेरी जैसी दिखने वाली जगह के अंदर कोई नहीं था। यह पादरी के साथ आमतौर पर होने वाली किसी शरारत, किसी तरह की हेजिंग हो सकती है, लेकिन काल को इस पर संदेह था। भले ही उन्होंने उसे यहाँ छोड़ दिया हो, वह अपना रास्ता जानता था और उसे लाइब्रेरी में बंद करने के लिए मेहराब में कोई वास्तविक दरवाजा नहीं था। कुछ सेकंड के बाद काल ने आगे आवाज़ें सुनी, इसलिए वह ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि उसे किसने बुलाया था। ये स्पष्ट रूप से एक बहस थी, लेकिन बहस की सामग्री काल के लिए काफ़ी दिलचस्प थी, जिससे वह अंदर जाने से पहले एक पल के लिए रुक गया। ये संभव नहीं है कि दो राज करने वाले ड्रैगन हो पुजारी एक ही समय में। मैं आपको बता रहा हूँ कि दैविज्ञ गलत नहीं था, उनमें से कोई भी चच पर कब्जा नहीं करने जा रहा है। दूसरे का भाग्य अलग है, विश्व ड्रैगन के हितों की सेवा करना। एक नर्म महिला आवाज़ जोर दे रही थी। एक क्रोधित पुरुष आवाज़ ने उत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि हम उस क्षमता वाले किसी व्यक्ति को चच की निगरानी के बाहर घूमने दे सकते हैं? नहीं, उन दोनों को अपने संरक्षक के उत्तराधिकारी के रूप में पाला जाना चाहिए। यही सभी ड्रैगन पुजारियों का भाग्य है। काल को लगा कि उनमें से किसी ने उसे देख लिया है, इसलिए उसने अपने सबसे नज़दीकी बुकशेल्फ पर दस्तक दी और कोने से बाहर निकल गया। अंदर आने के लिए माफ़ी, मुझे बताया गया था कि मुझे बुलाया गया है।
काल ने लाइब्रेरी के पीछे गद्देदार कुर्सियों पर बैठे दो लोगों को सूचित किया। आप थे, कृपया आकर बैठो, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं जिनका जवाब शायद आप ही दे सकें। फैंसी लेयर्ड रोब में महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काल ने दोनों के बीच में एक सीट ली और खुशी की सांस के साथ मुलायम चमड़े में बैठ गया। महिला ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए रुककर काल की ओर एक शानदार मुस्कान दी, जिससे हॉक और थोर दोनों ही नाराजगी में फुफकारने लगे, जबकि रे ने इसे एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया और काल के उसे रोकने से पहले ही लगभग बाहर निकल गई। शांत हो जाओ, वह यहाँ हम पर हमला नहीं करने वाली है, काल ने उन्हें सूचित किया। मुस्कान काफी दोस्ताना लग रही थी, लेकिन सभी जानवरों ने इसे एक शिकारी की धमकी के रूप में लिया था और इसने काल को सतर्क कर दिया। हालांकि उसने एक तटस्थ मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश की। मुझे बताया गया है कि आपको ट्रायल इंस्टेंस से एक गोल्डन चेस्ट मिला है, कि आप अकेले ही उस स्तर की मान्यता प्राप्त करने वाले थे, उसने शुरू किया। वह ईमानदार लग रही थी और काल को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने उल्लेख किया था कि दाना ने भी ऐसा ही किया था। ऐसा लगता है कि यह बातचीत में नहीं आया था, इसलिए शायद किसी ने नहीं पता था। हाँ, मुझे एक सुनहरा संदूक मिला, काल ने सहमति जताई। वहाँ दो ड्रैगन पुजारी जागृत हुए थे और फिर भी ट्रायल इंस्टेंस ने उन्हें आपकी तरह महान मान्यता का स्तर नहीं दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है, उसने पूछा, जबकि वह आदमी चुपचाप बैठा था, अभी भी उनके पिछले तर्क के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पुरस्कार शक्ति पर आधारित थे। यदि समूह में कमांडर रैंक या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति होता तो हम संभवतः चौथे प्रकार का बॉक्स उत्पन्न होते, काल ने उत्तर दिया। वैसे भी उसे यही सबसे संभावित कारण लगा। 3 रैंक से पता चलता है कि आप आरोही रैंक पर थे, न कि जागृत रैंक पर, आदमी ने धीरे से कहा। काल ने कंधे उचका दिए। मैं जागृति के उच्च पक्ष पर हूँ। मैं यह नहीं जानता कि पवित्र अवशेष अपने आगंतुकों को कैसे छांटता है या पुरस्कृत करता है, मैं बस यह अनुमान लगा रहा था कि किसको किस प्रकार का बॉक्स मिला। बहुत ही राजनीतिक उत्तर। ऐसा लगता है कि बयूरो आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर रहा है। मैं इसे फिर से कहना चाहूँगा, उसने आपको जो कौशल दिया, आपने इसे जानवरों को सिखाने का एक तरीका बताया। अगर मैं यहाँ कोई जानवर लाऊं, तो क्या आप उसे कोई कौशल सिखा सकते हैं, उसने पूछा। अगर यह मेरे द्वारा ज्ञात किसी जानवर के साथ संगत है तो यह संभव होना चाहिए, कौशल ने यही कहा था। मुझे इसे परखने का मौका नहीं मिला है, काल सहमत हो गया। उस आदमी ने सीटी बजाई और एक नेकोमाटा, एक 2 पूंछ वाली जादुई बिल्ली काल के सामने आकर खड़ी हो गई। वह उनकी बातचीत सुन रही होगी, इसलिए वह इतनी जल्दी वहां पहुंच गई और वह विषय से आकर्षित दिख रही थी। मैं चाहता हूं कि तुम उसे कोई हुनर सिखाओ, कोई भी हुनर जो तुम जानते हो। जैसा कि तुम जानते हो, उनका जन्मजात हुनर चुपके से काम करना है, इसलिए ये तुम्हारे विकल्पों में बाधा नहीं डालेगा। पुजारिन ने मांग की और उसकी आंखें उसके बालों की तरह ही सफ़ेद हो गईं। रैंड के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे पास प्यारे पंजे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम चीरना सीख सकते हो? काल ने सीधे बिल्ली को संबोधित करते हुए पूछा। वह भ्रमित दिख रही थी, इसलिए काल ने अपने नए हुनर पर ध्यान केंद्रित किया। जादुई रून उसकी दृष्टि में दिखाई दिए और कुछ सेकंड बाद काल को समझ में आने लगा कि उसे क्या करना है। जानवर पर यह हुनर डाला गया था, फिर आपको उसे वह हुनर दिखाना था जिसे आप सीखना चाहते थे और उसे कुछ समय के लिए अभ्यास करवाना था, जब तक कि आप हुनर को इतनी अच्छी तरह से न जानते हों कि शिक्षण क्षमता आपको सीधे ज्ञान हस्तांतरित करने दे। लेकिन ये जानने का एकमात्र तरीका था कि क्या आपके पास उस स्तर की विशेषज्ञता है। इसलिए जब बिल्ली ने सकारात्मक आवाज़ की तो काल ने रैंड को जोड़कर हुनर को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की। यह एक तरह से काम कर गया। जादू बिल्ली में समा गया, जो इस बात से हैरान थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और 5 मिनट तक अंतरिक्ष में देखती रही जबकि कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसने एक पंजा उठाया और एक हल्की रोशनी 4 छोटे पंजों को घेर लेती है। ये रैंड के लिए सबसे दुखद बहाना है जो मैंने कभी देखा है। यहाँ तक कि पहले दिन जब मैंने तुम्हें ये सिखाया था, तब भी तुमने बेहतर किया था। हॉक काल के मन में हंसा। वह रैंड है, मुझे इस पर यकीन है, काल ने कहा, जबकि 2 पादरी गर्वित नेकोमाटा को घूर रहे थे। वे कुछ और सेकंड के लिए चुप रहे, क्योंकि बिल्ली ने अपने पंजे को घुमाते हुए क्षमता का परीक्षण किया। यह एक जागृत रैंक का जानवर था, लेकिन कौशल निश्चित रूप से नहीं था। यह मुश्किल से वहाँ था, एक सामान्य ग्रेड कौशल जिसे वास्तव में उपयोगी होने के लिए बहुत अधिक अभ्यास या निर्देश की आवश्यकता होगी। तो ये तुरंत नहीं है, ये शर्म की बात है, आदमी ने आखिरकार आह भरते हुए जवाब दिया। जागृत रैंक के अभिजात वर्ग से एक ही कौशल की अपेक्षा करना बहुत ज्यादा लग रहा था। शायद उन्हें लगा कि यह एक पुनः प्रयोज्य कौशल पुस्तक की तरह है, और काल बस वहां खड़े होकर 1 घंटे में सैकड़ों जानवरों को एक नया कौशल सिखा सकता है। अध्याय 119 अच्छे इरादे और बुरे विचार। नेकोमाटा ने 2 उच्च पुजारियों को जो नजर दी, उससे हिंसा का संकेत मिलता था।
उसे इस बात पर बहुत गर्व था कि उसने एक नया कौशल सीखा है, और ये तथ्य कि वह इसे एक दिन के बाद सक्रिय कर सकता है, दानव बिल्ली के दिमाग में बेहद प्रभावशाली था। नए पादरियों को एक नया कौशल इस्तेमाल करने में सालों लग गए और उसने 1 घंटे में ही ऐसा कर लिया। लेकिन इन दोनों में अभी भी इसकी सीखने की दर को कमतर आंकने की हिम्मत थी। अगर वे इसे खिलाने वाले नहीं थे तो बिल्ली गंभीरता से उनकी आंखें नोचने पर विचार कर रही थी ताकि उन्हें दिखा सके कि उसका नया कौशल कितना प्रभावशाली हो सकता है। काल ने अपना गला साफ किया और विनम्रता से नेकोमाटा को सिर हिलाया। यह एक बिल्कुल नया कौशल है। मैं जिन जानवरों को सिखाता हूँ वे स्वयं इस कौशल को जानते होंगे, लेकिन ये जन्मजात क्षमता नहीं है। छात्रों की तरह ही, भले ही वे इसे जानते हों, लेकिन इसे ठीक से करने में समय लगता है। ये थोड़ा शर्मनाक है कि मैं उन्हें कौशल पुस्तक की तरह तुरंत वह अनुभव प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी काफ़ी प्रभावशाली है और अभ्यास के साथ आपके पास रैंडिंग क्लॉस के साथ अपनी तरह का पहला नेकोमाटा होगा। हो सकता है कि उसने वास्तव में चीज़ों को और भी बदतर बना दिया हो, क्योंकि अब जब बिल्ली को एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ है, तो 2 पादरी सदस्यों पर उसकी नज़र और भी तीव्र हो गई, लेकिन आदमी ने बस एक लहर के साथ इसे खारिज कर दिया। अब तुम जा सकते हो, फरबॉल। हाँ, ये वास्तव में काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन वह नहीं जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। आपके समय के लिए धन्यवाद, आप अपने कमरे में वापस जा सकते हैं। काल ने इसे खारिज करने के रूप में लिया और लाइब्रेरी से बाहर जाने के लिए मुड़ा, जहां उसने ओवरलॉर्ड ड्रेक को मेहराब के बाहर खड़ा पाया। अधिपति ने चुपचाप काल को अपने साथ चलने का इशारा किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह बात करना चाहता था, लेकिन वह ऐसी जगह नहीं था जहां लाइब्रेरी के पीछे के कमरे में बैठे जोड़े द्वारा उनकी बातें आसानी से सुनी जा सकती थीं। क्या वे दोनों वास्तव में उन्हें सुन पाएंगे? ये काल के लिए एक रहस्य था। वे कुलीन नहीं थे, लेकिन अकादमी में जादूगर के प्रोफेसर के पास सुनने की शक्ति थी जो उनके जादू के परिणामस्वरूप सामान्य मानवीय इंद्रियों से कहीं अधिक थी। इसलिए यह न केवल विवेकपूर्ण होगा, बल्कि विनम्र भी होगा कि वे बातचीत शुरू करने से पहले लाइब्रेरी से दूर चले जाएं। वे एक अस्पष्ट गलियारे में चले गए और अधिपति ने काल की ओर मुस्कुराते हुए अपनी मुस्कान को आश्वस्त करने और डराने वाला नहीं बनाने की पूरी कोशिश की। वे एक सुखद जोड़ी हैं, है न? उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, उन्हें जीवित चीज़ों से बहुत कम लगाव है और वे ऐतिहासिक स्क्रॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं। जब तुम वहाँ थे तब मैं कर्नल से बात कर रहा था और उसे तुम्हारे संभावित कौशल के बारे में बहुत अच्छी राय है और उन्हें तुम्हारे लिए काम करने की योजना है। पादरी गार्ड को पूरक करने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं। काल ने जो सुना था उसे समझने के लिए एक पल लिया, जबकि ड्रेक ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि उन्होंने उस हिस्से का उल्लेख नहीं किया। वे प्रत्येक गार्ड के लिए एक पालतू जानवर जोड़ना चाहते थे, जैसे सेवा कुत्ते या पुराने युद्ध कुत्ते, लेकिन जादुई जानवर। लेकिन एक कारण है कि उनमें से कोई भी सुरक्षा परिषद में नहीं है और उनके पास नए सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक धैर्य नहीं है, और ऐसे नए सैनिकों की तो बात ही छोड़िए जो जादुई जानवरों के साथ मिलकर काम कर सकें। ड्रेक ने चुपचाप हंसते हुए कहा, तो उन्हें जानवरों को जोड़ने के तेज तरीकों पर विचार करना चाहिए था, न कि उनकी शक्ति को बेहतर बनाने के तेज तरीकों पर, है न? मेरा मतलब है, मुश्किल हिस्सा जादुई जानवरों को लोगों को पसंद करना है। काल ने सुझाव दिया। बिल्कुल, लेकिन कुछ वृद्ध बिशपों की जगह पदोन्नति होने वाली है और जिनके पास मौका है वे सभी सीट पाने के लिए कुछ प्रभावशाली करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपने मुझसे यह नहीं सुना, काल को कई गलियारों में ले जाते हुए ओवरलॉर्ड रैंक के योद्धा ने समझाया। दिन यही है, लेकिन आपको और दाना को शाम के लिए अपनी टीम से अलग कर दिया जाएगा। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको मिलना चाहिए और जिनके साथ आप भविष्य में काम करने की संभावना रखते हैं। सभी पादरी इसी स्कूल से आते हैं और वे हर प्रमुख मिशन टीम के साथ साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों के लिए एक अमूल्य संपत्ति हैं। चूंकि आप दोनों जागृत रैंक के हैं और आपके पास जो सौभाग्य है उसके साथ वर्ष के अंत तक आरोही तक पहुंचने का एक ठोस मौका है, इसलिए मैंने सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा कि आप कुछ संभावित पार्टी सदस्यों से मिलें। ड्रेक ने समझाया। मैं इसकी सराहना करता हूं, सर, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं आपको यहाँ क्या लाया? मुझे लगा कि आप किसी तरह से राजकुमार से जुड़े हुए हैं। काल ने उत्तर दिया, आप मुझे यहाँ लाए हैं, या यूँ कहें कि आपकी टीम ने ऐसा किया। जैसे ही इसकी सूचना मिली मुझे पवित्र अवशेष को सुरक्षित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बुलाया गया और टीम के आपके साथ यहाँ वापस आने से पहले ही हम मौके पर पहुँच गए थे। जब आपसे पूछताछ की जा रही थी तब हमने उस क्षेत्र की तलाशी ली थी और जिस बिशप को हम अपने साथ लाए थे उसने पुष्टि की कि पवित्र जादू की सघनता वही है जहां आपने बाद में कहा था कि यह होगा। गुफा अब निरंतर सुरक्षा में है और जब तक हम ये निर्धारित नहीं कर लेते कि इसे फिर से कब खोला जाएगा तब तक यह इसी तरह रहेगी। इस खोज का श्रेय सेमिनरी और एलीट अकादमियों के संयुक्त प्रयास को दिया जाता है, लेकिन आप सभी को वापस आने पर शायद एक और इनाम मिलेगा ताकि किसी को भी इस मामले को सार्वजनिक करने या व्यक्तिगत गौरव का दावा करने का विचार न आए। उसने काल को एक जानकार मुस्कान के साथ सूचित किया।
हमेशा कोई ऐसा होता था जो प्रसिद्धि के लिए अधिक उत्सुक होता था, और वह काल हो सकता था यदि उसने फेट सीढ़ियों पर उस विकल्प का परिणाम नहीं देखा होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चर्च स्कूल में राजनीति के इतने सारे स्तर चल रहे होंगे। काल ने चलते समय फुसफुसाया और बड़ा अधिपति हंस पड़ा। ओह, आपकी अकादमी भी उतनी ही खराब है, उन्होंने बस बेहतर दिखावा किया है। पादरी पोकर में बहुत खराब हैं और वे अपनी मंशा किसी भी आंख वाले से नहीं छिपा सकते। गोल्डन डिवाइन अकादमी में राजनीति के असली दिग्गज अपनी साजिशें रचते हैं। मुझे लगा कि अब तक तुम्हें ये पता चल गया होगा। काल मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मुझे ये पता था, मुझे बस यहाँ इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है, सफ़ेद वस्त्र और सदाचार, ये सब। ड्रेक हंसता रहा और उसकी पीठ थपथपाए। यह ज़्यादातर हानिरहित है। आप देखिए, अगर वे पटरी से उतर जाते हैं तो वे अपनी शक्तियाँ खो देते हैं। जो हमें अगली बात पर ले आता है जो तुम्हें जाननी चाहिए। जब वे दूसरे रैंक वाले मौलवियों के साथ औपचारिक रात्रिभोज शुरू करते हैं तो वे सभी एक पल के लिए चमक उठेंगे। वे एक दूसरे को भ्रष्टाचार या पवित्र शक्तियों को सक्रिय करने में असमर्थता के लिए जांच रहे हैं। यह एक फेलसिफ की तरह है, जिस तरह से हम दरवाजे पर अपने हथियारों की जांच करते हैं। यह एक मनोरंजक विचार था। हथियार के बिना भी वे हथियार थे, लेकिन यह विचार ही था जो मायने रखता था, काल ने माना। वे दरवाजे से होकर एक भरे हुए भोजन कक्ष में चले गए और एक ग्रे रंग के वस्त्र पहने एक ओलिव ने उनकी उपस्थिति की घोषणा की। ओवरलॉर्ड ड्रेक और जागृत काल। उसने सरलता से बात की, जिससे कुछ लोगों के सिर मुड़े और विनम्रता से सिर हिलाया, इससे पहले कि वे सभी समझ पाते कि उस आदमी ने ओवरलॉर्ड कहा था। अकादमी के प्रोफेसरों को बनाने वाले कमांडरों के बाद आने वाले रॉयल और मोनाक रैंक के कुलीनों से भी ऊपर, रैंकिंग में इतने ऊपर होने के कारण ड्रेक का बहुत सम्मान किया जाना चाहिए था। पादरियों के लिए वह कमरे में चलने वाले उनके बिशपों में से एक के बराबर था, लेकिन जिस तरह से उसने व्यवहार किया वह औपचारिकता की सभी अपेक्षाओं के बिना था जो आमतौर पर उसके पद के साथ होती है। वह अपनी शक्ति के बारे में इतना अनौपचारिक था कि काल भी लगभग भूल गया था कि वह आदमी 1 मिनट से भी कम समय में इस पूरी अकादमी को शारीरिक रूप से नष्ट कर सकता है यदि वह ऐसा करे कामना की। तुम वहाँ हो, अन्य जागृत लोगों के साथ। मैं हेडमास्टर के साथ मंच पर रहूंगा। शुभकामनाएं और अच्छे दोस्त बनाओ। तुम्हारी तरह ही उन्हें मिशन पर जाने के लिए पार्टियों की ज़रूरत होती है, लेकिन वे लड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए अगर वे एलीट को बुला सकते हैं तो ये सबके लिए बेहतर है। ड्रेक ने फुसफुसाया, फिर काल को उसकी मेज़ की ओर धीरे से धकेला। डाना पहले से ही यहाँ थी, एक अलग मेज़ पर, और काल ने जिस तरह से मौलवियों ने खुद को व्यवस्थित किया था उसे देखकर मुस्कुराहट छिपाए। उसकी मेज़ पर लगभग सभी लड़के थे, केवल एक और लड़की थी, जबकि काल की मेज़ पर पूरी तरह लड़कियां थीं। काल ने देखा कि कमरे में पुरुष मौलवियों की तुलना में महिला मौलवी बहुत ज़्यादा थीं। वास्तव में लगभग 4 से 1। उनमें से कुछ को यहाँ पाला गया होगा और फिर पवित्र जादू के लिए योग्यता दिखाई गई होगी, लेकिन सीरम नहीं, लेकिन अधिकांश समारोह में मौलवी प्रकार की कक्षाओं में जाग गए होंगे। जब काल अपनी नेमप्लेट के साथ एक कुर्सी के पीछे लटकी हुई मेज़ के पास पहुंचा तो एक बहुत ही छोटी गोरी लड़की उसका अभिवादन करने के लिए खड़ी हुई। काल, आपका स्वागत है, कृपया आइए और हमारे साथ जुड़िए। हम नए पवित्र अवशेष के आसपास के क्षेत्र में और अधिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के अवसरों पर चर्चा कर रहे थे। हमने आपके द्वारा बचाए गए छात्रों से बात की और उन्होंने कहा कि ऐसे और भी स्थान थे जहां आप नहीं पहुंच पाए, और आपने जो काटा था उसे नष्ट न करने के लिए आप सावधान थे। आपको पता नहीं है कि यह कितना आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि हमारे अधिकांश छात्र अभी भी अपने द्वारा पाए गए संसाधन पैच को बर्बाद करने में कामयाब हो जाते हैं, और हमें हर मिशन से पहले संधारणीय तरीके से कटाई करने की याद दिलाई जाती है। काल ने खड़ी चुनौती वाले पादरी को देखकर मुस्कुराया। हम अकेले समूह नहीं हैं जिन्हें उन संसाधनों की ज़रूरत है, और अगर हम सावधान रहें तो उनमें से अधिकांश कुछ ही महीनों में वापस उगाएंगे। उन्हें बर्बाद न करना बेहतर है ताकि हम वापस आ सकें। अध्याय 120 औपचारिक रात्रिभोज। काल ने अपनी सीट पर बैठते समय डाना द्वारा दी गई अस्वीकृति भरी नज़र को नहीं देखा। उसके बगल में बैठी चुलबुली गोरी महिला पादरी छात्रों के लिए मिशन की व्यवस्था करने की कठिनाइयों पर चर्चा कर रही थी। देखिए, चूंकि हम लड़ाके नहीं हैं, इसलिए हमें उस क्षेत्र में जाने के लिए किसी प्रोफेसर या गार्ड के समूह का इंतजार करना पड़ता है जहां हम जाना चाहते हैं, और उन्हें हमारी मदद करने के लिए मनाना पड़ता है। चर्च के सदस्यों के बीच लालच को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इसलिए इसके लिए कोई अच्छा कारण होना चाहिए, और फिर भी ये दूसरों की सद्भावना पर निर्भर करता है। ज़्यादातर हम साल में 1 या 2 बार ही बाहर जाते हैं, जब तक कि अभिजात वर्ग के लिए कोई जागृत रैंक या उच्च मिशन न हो और वे पादरी को उपचारक के लिए बुलाएं। वह समझा रही थी। तो यह इस तरह काम करता है। मेरी शक्ति व्यापक दुनिया के मेरे ज्ञान से कहीं अधिक तेजी से बढ़ी। आप देखिए, ये पहले वर्ष में जागृत रैंक तक पहुंचने के दुष्प्रभावों में से एक है, लेकिन ये जानना अच्छा है कि मैं स्कूल को कॉल कर सकता हूं और अनुरोध कर सकता हूं कि वे एक उपचारक भेजें। काल ने विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया।
उसके सामने वाली टेबल पर बैठी लड़कियों में से एक ने कागज़ की एक शीट निकाली और उसे उसके पास भेज दिया। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। अधिकांश सक्रिय अभिजात वर्ग जो उच्च रैंक वाले मिशनों पर जाने के लिए स्वेच्छा से जाते हैं, उनके पास एक पसंदीदा टीम होती है। जाहिर है, हम अभी भी छात्र हैं और हम अभी तक किसी पर नहीं हैं, लेकिन सेमेस्टर के अंत में सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा हमें दूसरी अकादमी के लोगों से मिलने के बहुत अधिक अवसर नहीं मिलते हैं। भीड़ भरे हॉल में तेज संगीत और आधे छात्रों के नशे में धुत होने के बीच इस तरह का संबंध बनाना आसान नहीं है। उसने अपनी आंखें इतनी दूर घुमाते हुए समझाया कि वे लगभग पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थीं। हालांकि यह सुनने में दिलचस्प लग रहा है और इससे कई रोमांच हो सकते हैं, लेकिन यह एक बेहतरीन पार्टी सदस्य चुनने के लिए किसी तरह की घटना नहीं लगती। काल ने जवाब दिया, जिससे एक लड़की का पानी गले में अटक गया और बाकी सभी अपनी हंसी को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे ताकि सभी का दिन बाधित न हो। काल ने कागज़ को पलटा और पाया कि यह टेबल का एक आरेख था जिस पर सभी के नाम थे। ये बाद में काम आएगा जब वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन है। नाम कुर्सियों के पीछे लिखे थे, इसलिए वह बैठे बैठे उनमें से किसी को नहीं देख सकता था, लेकिन उसके सामने चादर होने के कारण वह धोखा दे सकता था। क्या तुम्हें राक्षसों से डर नहीं लगता? मैंने सुना है कि जंगल में कुछ डरावने राक्षस हैं। छोटी गोरी लड़की ने शर्मीली आवाज़ में पूछा, जिससे उसकी सभी सहपाठियों को आश्चर्य हुआ कि क्या वह भूल गई है कि प्रोफेसर उन्हें सुन सकते हैं। ओह, मेरी विशेषता जानवरों से जुड़ी है। मेरे पास राय नाम का सबसे प्यारा पालतू जानवर है। काल ने सुझाव दिया। करो, मुझे बाहर निकालो। मकड़ी ने मांग की, इन अजीब नए इंसानों को एक पल के लिए चिढ़ाने के लिए उत्सुक। उसके विचार सदमे और भय से भरे हुए थे, जो निश्चित रूप से तब होगा जब उसके जैसा कोई शानदार व्यक्ति उनकी दुनिया में प्रकट होगा। डाइनिंग हॉल में काफ़ी अंधेरा था, ऊपर एक ही झूमर था, लेकिन ये दिन के माहौल के लिए एकदम सही था। दुर्भाग्य से छात्रों के लिए ये राय के लिए भी एकदम सही था। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? मैंने सुना है कि आपके पास पालतू जानवर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे राक्षस हैं। वे हमला नहीं करेंगे, है न? गौरी ने पूछा और काल ने देखा कि दाना अपनी मेज से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल नहीं, राय एक बहुत ही कोमल और शर्मीली लड़की है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हॉक ज़्यादा एकांतप्रिय है, लेकिन थोर को थोड़ा ज़्यादा दुलारना पसंद है और उसका उत्साह लोगों को अभिभूत कर सकता है। अगर मैं कमरे में इधर उधर नहीं उड़ सकता तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हॉक ने काल को इस खेल में शामिल होने से पहले चेतावनी दी। कृपया हमें देखने दें। यहाँ जादुई जानवरों को देखना आम बात नहीं है, सिवाय नेकोमाटा के जो मैदान में घूमते हैं, घंटों बाद बिस्तर से उठे छात्रों की तलाश करते हैं। गौरी ने विनती की। काल ने राय को अपने पीछे बुलाया, ये भूलकर कि ब्लिथबैथ मकड़ी कितनी बड़ी हो गई थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह ज़मीन पर गिरे बिना और अपना रंग बदले बिना कुर्सी के पीछे छिप जाए, लेकिन उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था। इसके बजाय वह सीधे लड़की की कुर्सी पर चली गई और उसे घूरते हुए सोचने लगी कि क्या लड़की में उसके सिर को सहलाने की हिम्मत है, जैसा कि सभी ने थोर के साथ किया था। इसमें कुछ तो होना ही था, वरना बड़ी नर्म लड़की इसकी मांग नहीं करती। लेकिन उसने खुद कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। लड़की की डरावनी चीख ने कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा और कई पादरी अपनी कुर्सियों से उठकर जादू की तैयारी करने लगे। यह कोई खतरा नहीं है। राय एक पालतू जानवर है और उन्होंने उससे मिलने के लिए कहा था। काल ने चिल्लाकर पादरी को शांत किया, जबकि ओवलॉर्ड ड्रेक कमरे के सामने खुद हंसते हुए रो पड़े। काल से दूसरी कुर्सी पर बैठे छात्र ने बेहोश हो चुकी गोरी लड़की को पकड़ लिया और उसे सीधा करके तब तक इंतजार करने के लिए कहा जब तक वह होश में ना आ जाए। लेकिन राय के पास एक बेहतर विचार था और उसने बाकी छात्रों को देखने से पहले उसे रेशम के एक धागे से सीट पर बांध दिया। काल के बाईं ओर बैठी काले बालों वाली लड़की अपनी सीट से उठी और मकड़ी के पास चली गई। वह सुंदर है। मेरे घर पर एक टारेंट्यूला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्या वह बुद्धिमान है, या आपको स्पष्ट आदेश देने होंगे? राय, है न? कितनी प्यारी बड़ी लड़की है। छात्रा ने ब्लिथबैथ स्पाइडर के पास पहुंचते ही गाने की आवाज़ निकाली, उसे डराने की पूरी कोशिश की। जब वह काफ़ी करीब पहुंच गई तो उसने रे के सिर को धीरे से सहलाया और मकड़ी ने काल को एक उलझन भरा विचार भेजा। मुझे यह अपील समझ में नहीं आई, उसने टिप्पणी की। इस उलझन में कि थोर को यह इतना पसंद क्यों आया? फिर रे ने पादरी का अध्ययन किया, लड़की के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे अपने पैरों से थपथपाया और कमरे के अधिकांश लोग उसे देखते रहे, ये तय नहीं कर पाए कि उन्हें भयभीत होना चाहिए या खुश होना चाहिए। उसे चोट तो नहीं लगेगी, है न? अन्य छात्रों में से एक ने सावधानी से पूछा, जब मकड़ी ने अपनी सहपाठी के चारों ओर चक्कर लगाया, जैसे कि उसके अगले भोजन को देख रही हो। बिल्कुल नहीं। रे बस जिज्ञासु है, क्योंकि उसे लोगों से ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। जब वे ठीक से मिल लेंगे तो मैं उसे उसके आराम करने वाले स्थान पर वापस कर दूंगी, ताकि वह पूरी डिनर पार्टी में परेशान न हो।
रे ने निराशा में अपने पैर के किनारे को मोटे ऊनी लबादे पर फेरा, गुणवत्ता से प्रभावित नहीं हुई। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी सफ़ेद रेशम की एक बड़ी पतली चादर निकाली। लड़की ने उसे जमीन पर गिरते ही पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उसे बदसूरत चीज़ें पहनना बंद करने के लिए कहें और सिर को रगड़ने के बारे में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उसे धन्यवाद दें। राय ने घोषणा की, फिर वश में करने की जगह पर लौट आए। वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए और उस रेशम से कपड़े बनाने के लिए धन्यवाद कहती है। उसे ऊन पसंद नहीं है, काल ने मुस्कुराते हुए समझाया। कमरे के सामने एक आदमी ने अपने गिलास पर एक चम्मच थपथपाया, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। अब जब हम सभी ने अपना मज़ा ले लिया है तो मेट्रॉन आने वाली है। कृपया हमारे नए मेहमानों को प्रोटोकॉल के बारे में सूचित करें, उसने घोषणा की। मकड़ी प्रेमी ने कपड़े को सावधानी से एक छोटे से वर्ग में मोड़ने के बाद अपनी सीट ली और काल से फुसफुसाने के लिए झुकी। जब वह आए तो खड़े हो जाओ और जब तक वह बैठ न जाए तब तक मत बैठो। जब खाना परोसा जाता है तो वह पहला निवाला लेती है और फिर हम खाते हैं। जब तक वह खाना खत्म न कर ले तब तक टेबल से मत उठो और फिर हम सब साथ में चले जाते हैं। यही इसकी बुनियादी बातें हैं। साथ ही फुसफुसाहट से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। उसकी सुनने की शक्ति बहुत संवेदनशील है और उसे खाना खाते समय तेज़ आवाज़ें पसंद नहीं हैं, लड़की ने समझाया। काल के सामने बैठी व्यंग्यात्मक महिला ने इस तरह से मुस्कुराया कि मानो मैट्रन को ज़्यादा बातूनी लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए उसने सभी को रात के खाने के दौरान चुप रहने का आदेश दिया था। लेकिन नियम तो नियम होते हैं और अगर वह यहाँ प्रभारी थी तो उसने नियम बनाए। अगर काल भविष्य में मिशनों के लिए नियमित रूप से उपचारक प्राप्त करना चाहता था तो विभिन्न मठों और विशेष रूप से सेमिनरी अकादमी में प्रभारी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सबसे अच्छा होगा। महिला के अंदर आते ही सभी उठ खड़े हुए और ओवलॉर्ड ड्रेक ने उन्हें एक दोस्ताना गले लगाया। फिर वे दोनों के फिर से अपनी सीट पर बैठने के बाद सभी बैठ गए और खाना बाहर लाया गया। टेबल के बीच में बड़ी प्लेटें रखी गईं और फिर सब एक साइड रूम में चले गए जहां काल उन्हें अपनी टेबल पर वापस प्लेटें ले जाते हुए सुन सकता था। ये संभवतः एक काम का रोटेशन था और हर दिन एक ही छात्र नहीं, एक ऐसा कर्तव्य जो उन्हें याद दिलाया कि सेवा करना उनकी शपथ का हिस्सा था। लेकिन ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करता था और कुछ ही मिनटों में इमारत में सभी को परोसा जाता था। काल ने देखा कि मेट्रॉन ने तब तक इंतजार किया जब तक कि दूसरे कमरे में टेबल पर प्लेटों के टकराने की आवाज़ बंद नहीं हो गई और फिर उसने पहला निवाला लिया और रात का खाना शुरू हो गया। तो उसकी सुनने की क्षमता वाकई बेहतर थी। काल की सुनने की क्षमता औसत इंसान से कहीं बेहतर थी और ट्रे की आवाज़ उसे भी शांत लग रही थी, जबकि वह कमरे के दूर वाले हिस्से में थी, दूसरे डाइनिंग हॉल के साइड डोर के पास नहीं। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि यहाँ कितने लोग वास्तव में समय को समझते थे और कितने लोगों ने सोचा कि वह उन्हें खाने से पहले धैर्य की परीक्षा की तरह बेतरतीब ढंग से इंतजार करवा रही थी। काल को अब कारण पता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि छात्रों को नहीं पता था और वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि उन्हें पहले से यह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझाया गया था।